हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 252। अपना मन बनाकर राघव मेहरा ने अभिनय करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि पिंगान संप्रदाय के पास अमृत बनाने के लिए एक जगह होनी चाहिए। राघव मेहरा को डर था कि भट्टी के विस्फोट से उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने साधारण कपड़े पहनना जारी रखा। जब वह बाहर आंगन में गया तो राघव मेहरा को लगा कि उसे अपने साथ कुछ उपहार भी लाने चाहिए। इसलिए उसने आंगन में चारों ओर नज़र दौड़ाई और अंततः उसकी नज़र बाग पर पड़ी। अनिका सूरी के जीर्णोद्धार के बाद ये यार्ड अब एक छोटा सा बाग बन गया है। अब जबकि अनिका सूरी और माया शर्मा धूप सेंक रही थीं, वे आराम से अंगूर खा रही थीं। ये बहुत आरामदायक है। राघव मेहरा वहां गए और अंगूर के कुछ गुच्छे, 20 से अधिक स्ट्रॉबेरी, एक तरबूज और एक अनानास तोड़ लाए। काम खत्म करने के बाद वह अनिका सूरी और अन्य लोगों के पास गया। जब अनिका सूरी ने राघव मेहरा को फल तोड़ते देखा तो उसकी आंखें अनिच्छा से भर गईं। राघव मेहरा ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, मैं शायद दोपहर के भोजन के लिए वापस न आ पाऊं, इसलिए आप अपने वानर देव के यहाँ खा सकते हैं। और माया शर्मा, उस छोटे बच्चे को इतना फल मत खाने देना। जब से उसने पिछली बार अनिका सूरी से यह सवाल पूछा था और उसे जवाब नहीं मिला था, तब से राघव मेहरा ने अब से अनिका सूरी को छोटी सी कमीनी कहने का फैसला कर लिया है। जब अनिका सूरी ने राघव मेहरा को उसे छोटा बदमाश कहते सुना तो उसने अपने होंठ भींच लिए, अपनी बाहों को छाती पर रख लिया और राघव मेहरा की ओर नहीं देखा। गुस्सा। ऐसा नहीं है कि वह ये नहीं कहना चाहती कि उसे यह पसंद है, बात सिर्फ इतनी है कि सिस्टर माया शर्मा उसे यह नहीं देती। माया शर्मा ने सिर हिलाया और याद दिलाया, याद रखो, बाहर जाकर दूसरी महिलाओं के साथ छेड़खानी मत करो। ये सुनकर राघव मेहरा लगभग अपना संतुलन खो बैठे। क्या यह अपने आप को परिचारिका के रूप में मानने जैसा है? हालांकि राघव मेहरा दिल में शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनका शरीर बहुत ईमानदार था और उन्होंने सीधे सिर हिला दिया। फिर वह लाल चेहरे के साथ बाहर चला गया। ऐसा लगता है कि एक महिला द्वारा प्रबंधित किए जाने से मुझे सहजता महसूस होती है। माया शर्मा ने राघव मेहरा के हल्के और हवादार रूप को देखा, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई, जो बहुत अच्छा था। अनिका सूरी ने अपने होंठ भींचे और कहा, बहन माया शर्मा, क्या आप दोनों ऐसा करते समय मेरी भावनाओं का ख्याल रख रही हैं? माया शर्मा ने उसकी नाक को छेड़ते हुए कहा, जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढने में मदद करूंगी। अनिका सूरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और बोली, कौन बड़ा है? उम्र, शरीर या? अनिका सूरी ने नीचे देखते हुए कहा। वह केवल अपने पैर ही देख पा रही थी। माया शर्मा एक क्षण के लिए अवाक रह गईं और बोली, शरीर। अनिका सूरी फिर से हंसी और बोली, क्या वह मेरे भाई जितना सुंदर है? ये सुनकर माया शर्मा ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में आपके भाई से अधिक सुंदर कोई नहीं है। ये सुनकर अनिका सूरी को अचानक लगा कि उसके हाथ में जो फल था उसमें अब खुशबू नहीं रही। पेट भरा हुआ महसूस होना। ये कुत्ते का भोजन वास्तव में पेट भरने वाला है। राघव मेहरा बहुत खुश थे और बहुत उत्साहित थे। शहर छोड़ने के बाद वह सीधे ऊपर उड़ गया। जब उसकी साधना नवजात आत्मा के 5वें स्तर तक पहुंच गई तो उसकी उड़ान की गति और भी तेज हो गई। पूरा व्यक्ति प्रकाश की किरण में बदल गया। वास्तव में उन्हें हियान संप्रदाय का सटीक स्थान नहीं पता था। वह केवल उसी दिशा में उड़ सकता था जिस दिशा में देवेंद्र मुर्मू और अन्य उड़ रहे थे। कुछ देर तक उड़ने के बाद अचानक उसने पाया कि उसके सामने हवा में एक उल्टे कटोरे जैसी रोशनी दिखाई दे रही है। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वह तेजी से वहां उड़ गया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने नीचे पहाड़ों को देखा और पलकें झपकाईं। अरे, ये कैसा संप्रदाय है? ये तो बहुत शक्तिशाली दिखता है। यह संप्रदाय बहुत बड़ा है। एक प्रकाश पर्दा इसे बाहर से अलग करता है और अंदर अत्यंत शानदार स्थल और इमारतें हैं। एक पहाड़ की चोटी पर उन्होंने एक तैरती हुई पेंटिंग भी देखी। पेंटिंग पर अंकित चित्र ड्रैगन और फीनिक्स के निकले। ये छवि बहुत सजीव है।
संप्रदाय के अंदर हवा अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई थी, मानो परिलोक हो। प्रकाश स्क्रीन के अंदर और बाहर नीचे अभी भी बहुत से लोग हैं। पहाड़ी द्वार पर लोगों का एक समूह इकट्ठा था। ये सभी लोग युवा थे, जिन्होंने अत्यंत शानदार और भव्य कपड़े पहने हुए थे। मुझे नहीं पता कि उसने अपने बालों में क्या लगाया था, लेकिन वे बहुत चमकदार थे। ये सभी लोग लगभग 20 वर्ष के थे, उनमें से कई अपने हाथों में फूल पकड़े हुए थे और वे सभी बहुत सुंदर थे। राघव मेहरा ने नीचे पहाड़ी द्वार की ओर देखा, लेकिन जब उसने पहाड़ी द्वार पर बड़े पत्थर पर नाम देखा तो वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। हियान संप्रदाय, यह अद्भुत संप्रदाय वास्तव में उसका है। राघव मेहरा कुछ देर तक रुके, फिर नीचे की ओर उड़ गए। जल्द ही वह जमीन पर आ गिरा। यहाँ पहले से ही बहुत सारे युवा लोग थे और किसी को भी उसके नए आने की परवाह नहीं थी। युवाओं का एक समूह पहाड़ी द्वार खुलने का इंतजार कर रहा था। पहाड़ी द्वार के सामने एक प्रकाश पर्दा लगा है और कुछ लोग उसकी रखवाली कर रहे हैं। ये लोग ज्यादा उम्र के नहीं हैं और सभी संप्रदाय के अनुयायी हैं। मिस मुरोंग कब बाहर आएंगी? मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। मैं साम्राज्य का राजकुमार हूँ, लेकिन मुझे वापस भेज दिया गया। ये पिंगान संप्रदाय वाकई बहुत बदमाश है। मूर्ख की तरह। यहाँ कितने लोग हैं जो साम्राज्य के राजकुमार नहीं हैं? साम्राज्य के युवराज को भी यहाँ आने में शर्म आएगी। अगर तुम्हें इंतजार करना पसंद नहीं है तो निकल जाओ। क्या तुम्हारे जैसा अधीर व्यक्ति मिस मुरोंग के आजीवन विश्वास के लायक है? आसपास एकत्रित युवाओं में से एक ने अपना धैर्य खो दिया और गाली दे दी, जिसके बाद उसे डांट कर मार डाला गया। राघव मेहरा अभी अभी उतरा था और उसने ये शब्द नहीं सुने थे। वह अब पहाड़ी दरवाजे के पास पहुंच रहा था और देखना चाहता था कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन इसी समय एक उड़ती हुई नाव उसके पीछे से तेज गति से आई और अंततः उसी स्थान पर उतरी जहां राघव मेहरा अभी अभी उतरा था। सभी लोग उड़ती हुई नाव की ओर देखने लगे। ऊपर से केवल 2 लोग नीचे उतरे। वे दोनों ज्यादा उम्र के नहीं थे और उनकी उम्र 20-20 के आसपास लग रही थी। वे एक पुरुष और एक महिला थे। उस महिला ने बैंगनी रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी। वह सुंदर थी और उसकी आभा बहुत ही भव्य थी। दूसरा व्यक्ति लाल और पीले रंग का वस्त्र पहने एक सुंदर व्यक्ति था। उसके हाथ में एक पंखा था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वे यहाँ क्यों हैं? महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य जिन्यू साम्राज्य की राजकुमारी और राजकुमार। अरे नहीं, इस राजकुमार को भी मिस मुरोंग पर मोह हो गया है। ये तो बस अपनी पत्नी को आपसे छीन लिए जाने की नफरत है। राघव मेहरा भी इस समय उन दोनों को घूर रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं। वह दोनों व्यक्तियों की साधना का स्तर तो नहीं बता सका, लेकिन उसे लगा कि वे बहुत मजबूत थे। बेशक वह ये बता सकता था कि यह भावना प्रबल थी या नहीं, मुख्यतः उन 2 व्यक्तियों के चेहरों के भावों को देखकर। वे बहुत ही विद्रोही थे, मानो वे सभी को नीची नज़र से देख रहे हों। जब वे दोनों राघव मेहरा के पास से गुजरे तो उन्होंने राघव मेहरा पर भी नज़र डाली। वह देखने में तो अच्छा है, लेकिन उसकी खेती बहुत साधारण है। और जिस तरह से वे कपड़े पहनते हैं, वाह, सभी प्रकार के लोग मिस मुरोंग के पीछे पड़े हैं। उस आदमी की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। वह राघव मेहरा की ओर देखने से भी कतराता है। बैंगनी स्कर्ट वाली महिला के उतरते ही उसने तुरंत एक ध्वनि संचरण जेड पर्ची निकाली और उसमें ध्वनि संचारित की। इसलिए जब वे दोनों पर्वतीय द्वार के पास पहुंचे तो संप्रदाय से एक आकृति उड़कर बाहर आई। ये व्यक्ति रिया मुर्मू है। जब राघव मेहरा ने रिया मुर्मू को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह भी वहां चला आया। वह अभी भी सोच रहा था कि अंदर कैसे जाया जाए। अब चूंकि रिया मुर्मू यहाँ थी तो वह बस अंदर जाने का आदेश दे सकते थे। रिया मुर्मू के उतरने के बाद पहाड़ी द्वार की रखवाली कर रहे सभी युवकों ने उन्हें सलामी दी। वरिष्ठ बहन से मिलिए, ध्वनि बहुत सुंदर है। जब इन लोगों ने रिया मुर्मू की ओर देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। रिया मुर्मू मुस्कुराईं और सिर हिलाकर उनसे पहाड़ी द्वार खोलने को कहा। प्रकाश स्क्रीन तुरंत गायब हो गई। रिया मुर्मू मुस्कुराईं और बैंगनी पोशाक वाली महिला की ओर देखा जो उनकी ओर आ रही थी। 1 महीने पहले जब वह प्रशिक्षण के लिए बाहर गई थी तो उसकी मुलाकात इस व्यक्ति से हुई। दोनों ने कुछ दिन साथ बिताए और उनके बीच अच्छे संबंध बन गए। जाते समय वे आवाज देने के लिए एक जैद स्लिप छोड़ गए।
रिया मुर्मू ने उससे ये भी कहा कि जब वह खाली हो तो पिंगोन संप्रदाय में आकर खेले। इसलिए जब उसे पता चला कि दूसरा पक्ष आ रहा है तो वह उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। जैसे ही रिया मुर्मू दूसरे व्यक्ति को पुकारने वाली थी, उनकी नज़र अचानक राघव मेहरा पर पड़ी जो उनके पीछे खड़ा था। राघव मेहरा को स्पष्ट रूप से देखने के बाद रिया मुर्मू की बड़ी बड़ी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। सीनियर यहाँ है। उसके चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई और वह खुशी से उछलकर वहां भागी। जब बैंगनी स्कर्ट वाली महिला ने रिया मुर्मू को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, जो बहुत खुश दिख रही थी, तो उसके चेहरे पर अहंकार और भी स्पष्ट हो गया। देखो, मैं कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हियान संप्रदाय की पवित्र युवती ने मेरा इस तरह स्वागत किया है। जब उस सुंदर आदमी ने रिया मुर्मू को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द है, परी। इसी क्षण से उन्होंने ये निर्णय लिया कि रिया मुर्मू उनकी उपपत्नी है। इस समय रिया मुर्मू को इस तरह उनकी ओर दौड़ते देख उनके मुंह के कोने सिकुड़ गए, जिससे उनकी सबसे सुंदर मुस्कान प्रकट हुई। मुझे सुझाव देने वाले सभी लोगों का फिर से शुक्रिया, और मैं और भी मांगूंगा। हाँ, इस खूबसूरत आदमी का नाम जेन लेन शो है। जिन्यू साम्राज्य का युवराज 25 वर्ष का है और आत्मा विच्छेदन क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गया है। उसे जिन्यू साम्राज्य में नंबर 1 दुष्ट व्यक्ति का नाम दिया गया था। बैंगनी पोशाक वाली महिला का नाम जेन जियाओ था, जिन्यू साम्राज्य की राजकुमारी। उनकी साधना भी आत्मा पृथक्करण क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच गई है और उनकी आयु रिया मुर्मू के लगभग बराबर है। जेन लेनशियू के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसे बहुत सुंदर लग रही थी, और उसने धीरे से अपना फोल्डिंग पंखा हिलाया, रिया मुर्मू के पास आने का इंतजार करते हुए। जेन जियाओ को अभी भी बहुत गर्व था कि रिया मुर्मू जैसा कोई व्यक्ति इतनी खुशी से यहाँ आएगा, जिससे रिया मुर्मू के दिल में उसकी स्थिति का पता चलता है। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य अपने भाई को रिया मुर्मू से मिलवाना था। अब चूंकि रिया मुर्मू उसे इतना महत्व देती हैं और उसके भाई की उदार शर्तों के साथ, मेरा मानना है कि उसे जीता जा सकता है। पहाड़ी द्वार पर एकत्रित युवाओं की आंखें हरी हो गईं जब उन्होंने रिया मुर्मू को देखा। लेकिन रिया मुर्मू को इस तरह जेन लेनशियू और अन्य लोगों की ओर बढ़ते देखकर उसके दिल में निराशा की भावना महसूस हुई। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी देवी को कोई छीन लेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि उनमें से किसी के पास भी जैनलिंग की खेती करने के लिए अच्छी परिस्थितियां नहीं हैं। वह अकेले ही उन सबको कुचल सकता था। जेन जियाओ ने रिया मुर्मू को आते देखा और उसे गले लगाने के लिए तैयार हो गया। तथापि जब रिया मुर्मू उसके पास पहुंची तो उसने सीधे कहा, जियाओ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। इतना कहने के बाद रिया मुर्मू जेन जियो के पास से गुजर गईं। जेन जियाओ वहीं रुक गया जहां वह था, लेकिन जब उसने रिया मुर्मू को अपने पीछे चलते देखा तो वह अचानक फिर मुस्कुरा दी। यह उसका भाई है जिसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। उसका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका भाई इतना आकर्षक होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिया मुर्मू इतनी पागल होंगी। आखिरकार लड़कियां बहुत संकोची होती हैं। जेन लेनशो ने रिया मुर्मू को अपनी बहन के ठीक सामने से गुजरते हुए देखा। उसकी ओर चलो। मैं भी इस समय स्तब्ध था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पंखा एक क्षण के लिए रुक गया। फिर उसके विचार जेन जियाओ के समान ही थे और वह अचानक परमानंद महसूस करने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा आकर्षण इतना महान है कि रिया मुर्मू इतनी पागल हो जाएगी। वह तेजी से अपने पंखे को हिलाने लगा, अपने शरीर को थोड़ा और सीधा किया तथा अधिक मुस्कुराने की कोशिश की। वह अपना आकर्षण प्रकट करने के लिए अपनी सारी कुशलता का प्रयोग करेगा। पहाड़ी द्वार पर एकत्र हुए लोग ये दृश्य देख रहे थे और उनमें से कुछ ने दांत पीस लिए। जब वह जेन लेनशो को देख रहा था तो उसकी आंखों में ठंडक थी। यह ऐसा था जैसे आपको मौके पर ही एक विशेष टोपी पहना दी गई हो और आपको उन लोगों की जोड़ी का उत्साहवर्धन करना था जो एक दूसरे के साथ कुश्ती कर रहे थे। वे पहले ही देख चुके हैं कि रिया मुर्मू को पहली नज़र में ही जेन लेनशियू से प्यार हो गया था। तथापि जब सभी को लगा कि रिया मुर्मू जेन लेनशियू की ओर जा रही है, तो अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें चौंका दिया। रिया मुर्मू अचानक जेन लेनशियू के पास से गुजरी और उसके पीछे दौड़ती रही। जेन लेनशियू के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और वह रिया मुर्मू से हेलो मिस मुरोंग कहने ही वाला था, लेकिन जब उसने रिया मुर्मू को इस तरह देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई।
उसने शब्दों को वापस अपने पेट में निगल लिया। जो लोग उसे घेरे हुए थे वे भी भ्रमित हो गए और फिर जल्दी से उस दिशा में देखने लगे जिस ओर रिया मुर्मू भाग रही थी। वहां एक आदमी खड़ा था जो 20 साल का था। इस आदमी का स्वभाव बहुत अच्छा है, कुछ हद तक अलौकिक है, और वह दिखने में भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसने सादे कपड़े पहने हुए थे और वह थोड़ा साधारण दिख रहा था। सभी ने राघव मेहरा की ओर देखा और उन्होंने ये भी पाया कि राघव मेहरा के पीछे कोई और नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो राघव मेहरा की वजह से रिया मुर्मू ने उनका ऐसा स्वागत किया जैसा कि उन्हें उम्मीद थी। रिया मुर्मू अंततः राघव मेहरा के सामने रुक गईं और रिया मुर्मू का चेहरा उत्साहित मुस्कान से भरा था। ऐसा लगा जैसे उसने अपने पति को देखा हो जो दशकों से दूर था और अचानक घर आ गया हो। इससे आसपास के सभी लोग भ्रमित हो गए। न केवल जेन लेंग शियू जेन शियाओ और उसके आसपास के लोगों का समूह, बल्कि पहाड़ी द्वार की रखवाली करने वाले पिंगेन संप्रदाय के शिष्यों का समूह भी वही था। उन्होंने अपनी बड़ी बहन को इस रूप में कभी नहीं देखा था। रिया मुर्मू राघव मेहरा के सामने रुकी और आदरपूर्वक तथा मधुर स्वर में पुकारी, वरिष्ठ, आप यहाँ क्यों हैं? राघव मेहरा के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने कहा, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा। चलो टहलते हैं। वैसे मैं यहाँ गोलियां बनाने आना चाहता हूँ। यहाँ संप्रदाय में गोली बनाने का कमरा तो होना ही चाहिए, है ना? उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों द्वारा पिंगान संप्रदाय को इतना भव्य बना दिया जाएगा। वाह, ये तो राज्य से भी अधिक भव्य लग रहा है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि चूंकि यह ऐसा हो गया है, इसलिए यहाँ अभी भी एक कीमिया कक्ष होना चाहिए। जब रिया मुर्मू ने राघव मेहरा की बातें सुनी तो उनकी बड़ी बड़ी आंखों में तेज चमक आ गई। सीनियर वास्तव में उन्हें याद किया। शांतिपुर में माया शर्मा, जो अभी भी कुर्सी पर लेटी हुई थी, अचानक नाराजगी भरे भाव के साथ चुप हो गईं। लेकिन जल्द ही उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसका पति इतना शक्तिशाली है कि अराजकता क्षेत्र में उसके जैसे अनगिनत संत हैं। लेकिन अंत में क्या वह वही नहीं थी जिसने उसका फायदा उठाया? इस नश्वर संसार की यह छोटी सी लड़की उसकी प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य भी नहीं है। माया शर्मा वहीं लेटी रहीं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें थोड़ी असहजता महसूस हुई। यह अच्छा एहसास नहीं है। हियान जोंगशान गेट के सामने इस समय आसपास का वातावरण अचानक इतना शांत हो गया कि पिंग गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वहां बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। रिया मुर्मू का राघव मेहरा को संबोधन सुनकर सभी दंग रह गए। वरिष्ठ, मिस मुरोंग, क्या आप इस आदमी को वरिष्ठ कह रही हैं? सभी लोग राघव मेहरा को घूर रहे थे। उनकी आंखें राघव मेहरा के सभी आंतरिक अंगों को देखना चाहती थीं। उन्होंने पाया कि राघव मेहरा का साधना स्तर नवजात आत्मा का केवल 5वां स्तर था, जो बहुत ऊंचा नहीं था। इन प्रतिभाशाली लोगों में उन्हें औसत ही माना जा सकता था। जेन लेनशो जैसे राक्षसों की तुलना में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। और ये देखकर कि रिया मुर्मू ने राघव मेहरा के साथ कैसा व्यवहार किया, वे सभी ईर्ष्यालु और जलनग्रस्त हो गए। पहाड़ी द्वार के आसपास रहने वाली मधुमक्खियों और तितलियों ने रिया मुर्मू को एक या दो बार देखा है, लेकिन जिस रिया मुर्मू को उन्होंने देखा उसका चेहरा हमेशा गंभीर या भावहीन रहता था। अब ऐसा लग रहा है जैसे एक छोटी बच्ची अचानक अपने सुपर आइडल से टकरा गई। क्या यह आदमी आदर्श सामग्री है? बेशक, उन्होंने ये भी सुना कि राघव मेहरा ने क्या कहा। राघव मेहरा ने कहा, जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से काफ़ी समय बीत चुका है। मैं यहाँ एक नज़र डालने और कुछ अमृत बनाने के लिए आना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि रिया मुर्मू ने कीमिया की समस्या के कारण इस बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया हो? इसके अलावा रिया मुर्मू को कीमिया बहुत पसंद है और यह बच्चा कीमिया में बेहद प्रतिभाशाली है। हालांकि वह अभी नवजात आत्मा अवस्था में है, फिर भी वह 5वीं कक्षा की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। क्या इसीलिए रिया मुर्मू उन्हें वरिष्ठ कहती हैं? ये सोचकर लोगों का एक समूह केवल यही सोच सकता था कि यही कारण था। अन्यथा राघव मेहरा की शर्तों को देखते हुए वह कभी भी रिया मुर्मू को अपने साथ ऐसा व्यवहार करने की अनुमति नहीं देते। जेन लेंगशियू ने भी इस संभावना के बारे में सोचा। वह रसायन विद्या में भी अत्यंत प्रतिभाशाली है और अब 4वीं कक्षा का रसायन शास्त्री है। यद्यपि यह 5वीं कक्षा नहीं है, फिर भी ये पर्याप्त है। उसने निश्चय किया कि यदि ये तुच्छ सा दिखने वाला लड़का अपनी रसायन विद्या का कौशल दिखाना चाहता है तो वह भी दिखाएगा।
ताकि रिया मुर्मू देख सकें कि वह कितना शक्तिशाली है। वैसे तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? राघव मेहरा ने भी इसी समय पूछा। रिया मुर्मू ने कहा, मुझे नहीं पता कि दादाजी और अन्य लोग कहाँ गए हैं, लेकिन अगर सीनियर उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो मैं तुरंत उन्हें संदेश भेजूंगी। बोलते हुए उसने जल्दी से ध्वनि संचरण वाली जेड पर्ची निकाली। राघव मेहरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, छोड़ो, मैं अब मिस्टर गोंड को परेशान नहीं करूंगा। मुझे कीमिया कक्ष में ले चलो, मैं कुछ गोलियां बनाना चाहता हूं। ये सुनने के बाद रिया मुर्मू ने जेड स्लिप को एक तरफ रख दिया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। साथ ही वह सोच रही थी कि क्या राघव मेहरा जैसे महागुरु द्वारा परिष्कृत गोलियां इतनी भयानक होंगी। अमृत को परिष्कृत करना, वह इस बारे में बहुत उत्सुक थी। रिया मुर्मू नेतृत्व करने लगी। रिया मुर्मू को अब अपने आसपास के लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं थी और उसके चेहरे पर अब भी सम्मान का भाव था। जेन जियाओ और दूसरे व्यक्ति के पास से गुजरते समय रिया मुर्मू मुस्कुराए। तुम दोनों, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए शायद मैं तुम्हारा ठीक से मनोरंजन नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हें सैर कराने के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। जेन शियाओ ने कहा कि वह यहाँ उनके संप्रदाय को देखने आए हैं, और अगर राघव मेहरा नहीं आते तो रिया मुर्मू उन्हें अभी भी सैर पर ले जा सकती थी। आखिरकार जेन शियाओ भी एक शाही राजकुमारी है, लेकिन जब से राघव मेहरा आए हैं उनके पास उन दोनों का मनोरंजन करने का समय ही नहीं है। राघव मेहरा की तुलना में इन दोनों का कोई सानी नहीं है। बेशक वह दक्ष जावेरी या अर्जुन शर्मा से कह सकती है कि वे उन दोनों को सैर पर ले जाएं। दक्ष जावेरी की हैसियत को देखते हुए वे टूर गाइड बनने के भी योग्य हैं। लेकिन जब जेन जियाओ ने रिया मुर्मू की बातें सुनी तो उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने सोचा कि रिया मुर्मू उसे बहुत महत्व देती है। अब रिया मुर्मू ऐसी हैं, वह उसके साथ एक तुच्छ व्यक्ति जैसा व्यवहार करता था। इस समय जेन लेंग शियू ने भी भौहें चढ़ाईं। जब उन्होंने अभी अभी राघव मेहरा को देखा तो उन्हें लगा कि राघव मेहरा कोई देहाती लड़का है और उसका यहाँ आना हास्यास्पद है। अब रिया मुर्मू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि उस देसी मुर्गे के लिए उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। ये बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली बात थी, लेकिन वह जानता था कि दूसरों पर अपना गुस्सा जाहिर करना बिल्कुल बेकार है। उल्टा इससे रिया मुर्मू को घृणा होगी। इसके अलावा यद्यपि उनका साम्राज्य शक्तिशाली था, फिर भी यह भयानक हियान संप्रदाय के सामने थोड़ा कमजोर लग रहा था। आखिरकार पिंगान संप्रदाय अमर और अमर हथियारों द्वारा संरक्षित है। रिया मुर्मू को एक अच्छा पक्ष दिखाने के लिए जेन लिनशियू मुस्कुराया और कहा, मिस मुरोंग, किसी और की तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसके पीछे कीमिया कक्ष में जा सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे भी कीमिया पसंद है और मैं पहले से ही चौथी कक्षा का कीमियागर हूँ। जेन लिंगसियो को अब भी लगता है कि रिया मुर्मू ने राघव मेहरा को वरिष्ठ इसलिए कहा क्योंकि राघव मेहरा कीमिया के स्तर पर थे। अन्यथा राघव मेहरा की शर्तों के अनुसार रिया मुर्मू जैसी पसंदीदा लड़की को कभी भी इस नाम से पुकारे जाने की बारी नहीं आती। इसलिए अब उन्हें रिया मुर्मू पर बेहतर प्रभाव डालना होगा, साथ ही अपनी कीमियागिरी का स्तर भी दिखाएं। हालांकि ये शब्द कहने के बाद भी रिया मुर्मू ने कुछ नहीं कहा था। इस समय राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं और वह पहले बोला, ये युवक भले ही ज्यादा बूढ़ा न लगे, लेकिन उसमें कीमियागिरी का बहुत ऊंचा हुनर है। वह सचमुच दुर्लभ है। चूंकि तुम दोनों हमारे पीछे आना चाहते हो तो चलो साथ में कीमियागिरी वाले कमरे में चलते हैं। राघव मेहरा को वास्तव में यहाँ चौथी कक्षा के कीमियागर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा ये कीमियागर भी लगभग उसी उम्र का लगता है। उसे नहीं पता था कि वह अमृत को परिष्कृत करने में सफल हो पाएगा या नहीं। अगर वह सफल नहीं हो पाया और जेन लेनशियू उसके पास था तो वह इस अवसर का उपयोग सलाह मांगने के लिए कर सकता था। जेन लेनशियू को उम्मीद नहीं थी कि राघव मेहरा ऐसा कहेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और विचार करने लगे। इस लड़के का पद बहुत ऊंचा है। वह जानता है कि मैं मिस मुरोंग के लिए यहाँ हूँ, इसलिए वह इस अवसर का उपयोग मुझे कीमिया में दबाने के लिए करना चाहता है। अन्यथा वह समझ नहीं पा रहे थे कि राघव मेहरा ने यह बात क्यों मान ली। ये स्पष्ट है कि राघव मेहरा इस अवसर का उपयोग रिया मुर्मू के साथ अकेले रहने के लिए कर सकते हैं। इस संभावना के बारे में सोचने के बाद वह डर नहीं गया, क्योंकि वह रसायन विद्या में भी बहुत निपुण है।
यद्यपि वह केवल चौथी श्रेणी का रसायनज्ञ है, फिर भी वह चौथी श्रेणी के उच्च गुणवत्ता वाले अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम होने के स्तर तक पहुंच चुका है। आप जानते हैं, किसी कीमियागर के शक्तिशाली होने या न होने का निर्णय न केवल उसकी कीमियागिरी के स्तर पर आधारित है, बल्कि उसके द्वारा बनाई गई गोलियों की गुणवत्ता पर भी आधारित है। समान स्तर के कुछ कीमियागर आमतौर पर केवल निम्न श्रेणी की गोलियां ही बना सकते हैं। कुछ उच्च प्रतिभा वाले लोग मध्यम स्तर की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। हालांकि कुछ प्रतिभाशाली लोग उच्च गुणवत्ता वाले अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं। बेशक, यदि आप अधिक शोधन करते हैं तो आप उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां भी परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन इसे प्राप्त करने में निश्चित रूप से अधिक वर्ष लगेंगे। लेकिन वह राघव मेहरा की उम्र के लगभग बराबर है। राघव मेहरा भले ही 5वीं कक्षा के कीमियागर हों, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि राघव मेहरा चौथी कक्षा के अमृत बनाने में उन्हें हरा सकते हैं। संपूर्ण कीमिया जगत में उनकी उम्र के केवल कुछ ही चतुर्थ श्रेणी के कीमियागर हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं। सौभाग्य से वह राघव मेहरा को नहीं जानते थे, जिसका अर्थ है कि राघव मेहरा उन लोगों में से नहीं थे जो उनके जितने प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलो चलें। कुछ देर सोचने के बाद जेन लेनशियू ने अपने होठों पर छिपी हुई व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं और उन्होंने रिया मुर्मू की ओर देखते हुए कहा, रास्ता दिखाओ। रिया मुर्मू राघव मेहरा की बातें सुन रही थी। जब उसने राघव मेहरा को ये कहते सुना कि जेन लेनशियू में रसायन विद्या का अच्छा स्तर है, तो उसके मन में अजीब अजीब विचार आने लगे। राघव मेहरा के लिए किसी बात पर सहमत होना आसान कैसे हो सकता है? इसी वजह से उसने जेन लेनशियू पर ध्यान देना शुरू कर दिया। करीब से देखने पर मुझे पता चला कि यह व्यक्ति काफ़ी अच्छा दिखता है, लेकिन पूर्ववर्तियों की तुलना में यह काफ़ी घटिया है, लेकिन यह अभी भी स्वीकार्य है। जेन जियाओ अभी भी भौहें चढ़ाए हुए था, पर कुछ बोला नहीं। उसने राघव मेहरा का पीछा करने और ये देखने का फैसला किया कि वह कैसा है। जैसे ही वे चारों अंदर जाने वाले थे, मधुमक्खियों और तितलियों के समूह से एक व्यक्ति बाहर आया। देखो, मैं गोलियां भी बना सकता हूं और मैं तीसरी कक्षा का कीमियागर हूं। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं? इस व्यक्ति ने एक नज़र में देखा कि जेन लेनशियू राघव मेहरा से असंतुष्ट था और उसने सोचा कि अगर वह उसका अनुसरण करता है तो वह एक अच्छा शो देख पाएगा। जब जेन लेनशियू आया तो वह पहले से ही जानता था कि उसके पास कोई मौका नहीं है और अब वह व्यर्थ में यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए कुछ मज़ेदार देखने में सक्षम होना अच्छा होगा। जब राघव मेहरा ने सुना कि यह व्यक्ति तीसरी कक्षा का कीमियागर है, तो उसकी आंखें फिर चमक उठीं। यह एक बहुत अच्छा एहसास है। ज़रूर, राघव मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उस आदमी ने राघव मेहरा की बात सुनी तो उसे अजीब लगा। राघव मेहरा के स्वर से उन्हें ऐसा लगा कि राघव मेहरा ही इस संप्रदाय के गुरु हैं। आप जानते हैं, वह ये बात रिया मुर्मू से पूछ रहे थे। जब अन्य लोगों ने देखा कि यह ठीक है तो वे सभी आगे बढ़ गए। अचानक 10 लोग प्रकट हुए जो अमृत बनाना जानते थे। सबसे निम्न स्तर का रसायनज्ञ प्रथम श्रेणी का है और सबसे उच्च स्तर का रसायनज्ञ चतुर्थ श्रेणी का है, बिल्कुल जेन लेनशियू की तरह। राघव मेहरा ने इस समय रिया मुर्मू की ओर देखा और कहा, क्या कीमिया कक्ष बड़ा है? यदि यह बड़ा है तो साथ साथ जाना अच्छा है। यद्यपि वह नहीं जानता था कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, उसे केवल इस बात की चिंता थी कि क्या वह अमृत को परिष्कृत करने में सफल हो सकता है। यदि आप सफल नहीं होते हैं तो सलाह लेने के लिए बहुत से लोगों का होना अच्छा है। आखिरकार इन सभी लोगों ने असफलता से शुरुआत की थी और धीरे धीरे कीमियागर बन गए। हो सकता है कि जो गलतियां उसने की वही इनमें से कुछ लोगों ने भी की हों। ये प्रश्न पूछने से उसे उत्तर पता चल सकता है। रिया मुर्मू इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। ये फ्लड्स के झुंड वास्तव में परेशान करने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद, क्योंकि राघव मेहरा ने ये पूछा है, ये कहना मुश्किल है कि इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है या नहीं। उसने सच में सिर हिलाया और उसके शरीर में कुछ कंपन हुआ। बहुत बड़ा। उनका संप्रदाय कुछ रसायन विद्या प्रतिभाओं के प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ये सुनकर राघव मेहरा ने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, तो फिर चलो साथ में चलते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद अनुशासन का ध्यान रखना। लोगों के एक समूह ने राघव मेहरा की बातें सुनी और उन्हें लगा कि राघव मेहरा वास्तव में इस संप्रदाय को अपना मानते हैं। क्या आपको ऐसा कहने का अधिकार है?
क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप दामाद हैं? ठीक है, आगे बढ़ते रहो। राघव मेहरा ने रिया मुर्मू की ओर देखा और मुस्कुराया। रिया मुर्मू ने प्यार से सिर हिलाया और आगे बढ़ गईं। हर कोई आश्चर्यचकित होकर ये देख रहा था कि रिया मुर्मू कितनी आज्ञाकारी थी। क्या यह अभी भी वही देवी है जिसे वे जानते हैं? मैं भी उनके जैसा क्यों हूँ, चाटुकार जैसा? इस तरह लोगों का एक समूह आगे बढ़ने लगा। रिया मुर्मू आगे चल रही थीं। राघव मेहरा रिया मुर्मू के पीछे पीछे चल रहा था। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थीं। वह आसपास के माहौल को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले कभी दुनिया नहीं देखी थी। खासकर जब उसने कुछ ऊंची इमारतें देखीं तो उसकी आंखें चमक उठीं। राघव मेहरा के पीछे चल रहे लोगों का समूह और यहाँ तक कि जेन लेनशो भाई बहन भी, सभी इस समय राघव मेहरा को घूर रहे थे। जब उन्होंने राघव मेहरा को इधर उधर देखते हुए देखा, जो पहले कभी वहां नहीं आया था, तो उन सबकी भौहें तन गईं। इस आदमी को क्या हो गया है? न सिर्फ कपड़ों में ये देहाती लगता है, बल्कि अब इसका व्यवहार भी इसे और भी ज्यादा देहाती बना देता है। तार्किक रूप से कहें तो चूंकि वह रिया मुर्मू से इतने परिचित हैं, तो उन्हें यहाँ पहले भी आना चाहिए था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। राघव मेहरा ने आसपास के माहौल को आश्चर्य से देखा। फिर उसने रिया मुर्मू की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम संप्रदाय को इतना अच्छा बना दोगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस संप्रदाय का नाम उनके नाम पर रखा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें सचमुच लगता था कि देवेंद्र मुर्मू का परिवार महान है। वह अपने परिवार को पुनः रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहता था। ये सोचकर उसने कहा, कल तुम मेरे घर भोजन के लिए क्यों न आओ? राघव मेहरा की बात सुनकर रिया मुर्मू एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर जल्दी से अपना सिर हिला दिया। उनकी नींव अभी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई है। अगर वे एक और खाना खा लें तो शायद गिर पड़ेंगे। वरिष्ठ महोदय, इस बारे में बाद में बात करेंगे, रिया मुर्मू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। राघव मेहरा ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए उनकी बात मान ली। इसे खाकर थक गए। राघव मेहरा ने इस बारे में सोचा और उन्हें समझ नहीं आया कि अपने परिवार को क्या दें। अंततः मैंने सोचा कि भविष्य में जो भी वे चाहते हैं, मैं उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। हालांकि वह नहीं जानता था कि उन्हें क्या संतुष्ट कर सकता है। जहां तक राघव मेहरा के पीछे खड़े लोगों के समूह की बात है, वे राघव मेहरा और रिया मुर्मू की बातें सुन रहे थे और राघव मेहरा को तिरस्कार की नज़र से देख रहे थे। लड़के, तुम्हारे खाने पीने का तरीका बहुत ही घटिया है। तुमने अभी अभी मिस मुरोंग से कुछ फ़ायदा उठाया है और तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मिस मुरोंग तुम्हारे घर खाने पर आएं। कितनी बेवकूफ़ी है। उन सभी का मानना था कि राघव मेहरा ने रिया मुर्मू को अपने घर डिनर पर इसलिए बुलाया था क्योंकि वह रिया मुर्मू का दिल जीतना चाहता था। जेन लेनशियू का भी यही विचार था और राघव मेहरा को देखते हुए उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। सौभाग्यवश रिया मुर्मू ने इस बात से सख्ती से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि उसके पास अभी भी मौका है। अगर इन लोगों को पता होता कि रिया मुर्मू के विचार केवल अपनी अस्थिर नींव के बारे में चिंता करने के बारे में थे, तो मुझे आश्चर्य है कि वे क्या सोचते। कीमिया कक्ष पहाड़ों के केंद्र में स्थित है। इस समय वे कुछ देर तक चले और संप्रदाय के चौक के सामने पहुंचे। यहाँ एक अखाड़ा है और कुछ शिष्य इस पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कुछ लोग नीचे से भी देख रहे थे। राघव मेहरा संप्रदाय को फलते फूलते देखकर बहुत खुश थे। आखिरकार इस संप्रदाय का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। यद्यपि वह एक दृश्य विकार के कारण संप्रदाय का कुलपति बन गया था, फिर भी उसे उपलब्धि की भावना महसूस हुई। रिया मुर्मू के कारण यहाँ के शिष्य उन्हें देखते ही अपनी प्रतिस्पर्धा रोक देते थे और उन्हें वरिष्ठ बहन कहकर सम्मान देने के लिए उनके करीब आते थे। रिया मुर्मू मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर उन्हें अपने काम पर जाने का इशारा किया। वह राघव मेहरा को देखता रहा, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था और आसपास के माहौल से परिचित करा रहा था। वरिष्ठ, ये हमारे संप्रदाय का युद्ध क्षेत्र है। शुरुआत में शिष्यों के एक समूह ने राघव मेहरा और अन्य लोगों को कुछ अरुचिकर निगाहों से देखा, क्योंकि वे जानते थे कि ये लोग लगभग सभी पहाड़ी द्वार के बाहर के प्लेबॉय थे जो उनकी बड़ी बहन का अपहरण करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने रिया मुर्मू को राघव मेहरा को वरिष्ठ कहते हुए और इस स्थान का परिचय देते हुए सुना, तो वे सभी दंग रह गए।
उनके दिलों में रिया मुर्मू संप्रदाय की नंबर 1 प्रतिभा और सभी लड़कों की देवी हैं। अब इतना शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में एक 20वें दशक के युवक को वरिष्ठ कह सकता है। ये सचमुच अविश्वसनीय है। रिया मुर्मू ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया और रास्ते में आने वाली हर चीज का परिचय दिया तथा जल्द ही आगे जाकर गायब हो गईं। युद्ध क्षेत्र में शिष्यगण अभी भी अचंभित थे। जब तक रिया मुर्मू और अन्य लोग वहां से चले नहीं गए, तब तक सभी ने इस बारे में बात करना शुरू नहीं किया। क्या मैंने गलत सुना? सीनियर सिस्टर ने वास्तव में उस आदमी को सीनियर कहा था। हाँ, मैंने भी सुना, और जब सीनियर सिस्टर ने उसकी ओर देखा तो उनकी आंखों में तारे चमक उठे। हे भगवान, वह व्यक्ति कौन है? नहीं, मुझे दूसरों को बताना होगा। ठीक इसी तरह एक खबर हियान संप्रदाय में जंगल की आग की तरह फैलने लगी। जहां तक यहां मौजूद कुछ लोगों की बात है तो उन्होंने इसके बारे में सोचने के बाद रिया मुर्मू और अन्य लोगों का पीछा किया, दूरी पर खड़े होकर और चुपके से उनका पीछा करते हुए ये देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। कुछ समय बाद पिंगान संप्रदाय की 2 गुफाओं में दक्ष जावेरी और अर्जुन शर्मा दोनों ही अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन इस समय उन्होंने पाया कि ध्वनि संचरण ज़ेड स्लिप कंपन करने लगी। उन्होंने उसे निकाला और सुना। सुनकर दोनों कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। इसके बाद उन्होंने अपनी साधना को और सुदृढ़ नहीं किया। इसके बजाय उनके चेहरों पर अपार खुशी झलक उठी और वे पलक झपकते ही बाहर भाग गए। वरिष्ठ वास्तव में संप्रदाय में आया था। वे दोनों उत्साहपूर्वक एक दिशा में उड़ चले। पहाड़ी सड़क पर जब रिया मुर्मू आगे चल रही थीं, तो उन्होंने भी अपने पीछे की स्थिति देखी और भौहें चढ़ा लीं। उसे डर था कि राघव मेहरा नाराज हो जाएगा क्योंकि उसके ही संप्रदाय के अनुयायी दूर से उसे देख रहे थे। इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या उन्हें तितर-बितर कर दिया जाए। लेकिन सोचने के बाद राघव मेहरा के चेहरे पर जरा भी नाराजगी नहीं दिखी। उल्टे उन्होंने संप्रदाय की वास्तुकला की बार बार प्रशंसा की, इसलिए उसने इन शिष्यों को दूर से ही अपने पीछे चलने दिया। और जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, उनके सामने कीमिया कक्ष प्रकट हो गया। लेकिन इसी समय 2 आकृतियां अलग अलग दिशाओं से तेजी से इस ओर उड़ीं। बहुत तेज। इसने तुरंत ही यहाँ सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। दूर से दोनों लोगों को देखकर रिया मुर्मू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। वह वास्तव में इस बारे में सोच रही थी कि क्या दक्ष जावेरी और अन्य लोगों को ये बताना चाहिए कि राघव मेहरा यहाँ है। लेकिन ये देखकर कि राघव मेहरा ने कुछ नहीं मांगा, उसने बात करना बंद कर दिया। हियान संप्रदाय के शिष्यों ने भी पहचान लिया कि वे दोनों कौन थे। वे अपने संप्रदाय के 2 वरिष्ठ भाई थे। दोनों का साधना आधार क्रमशः आत्मा विच्छेदन क्षेत्र के मध्य और प्रारंभिक चरणों में अत्यंत भयावह है। यद्यपि अर्जुन शर्मा की साधना आत्मा विच्छेदन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही थी, फिर भी उनके जागृत शरीर और उनकी सफलता की भयानक गति के कारण संप्रदाय के सभी शिष्य उनसे आश्वस्त थे और उन्हें अपना वरिष्ठ भाई मानते थे। जेन जियाओ और जेन लेनशियू ने भी 2 लोगों को उड़ते हुए देखा और उनकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। दक्ष जावेरी और रिया मुर्मू की प्रतिष्ठा लगभग रिया मुर्मू के बराबर है। अब बड़ी ताकतों में लगभग सभी युवा इन दोनों को जानते हैं। लेकिन जब जेन जियाओ ने दक्ष जावेरी को देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। इतना सुंदर, उन्हें लगा कि वह दक्ष जावेरी के लुक को संभाल सकती हैं। इसे विकसित करने का प्रयास करने के बारे में सोच रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्ष जावेरी की प्रतिभा भी भयानक है। जहाँ तक जेन लेनशियू की बात है, जब उसने इन दोनों लोगों को देखा, खासकर जब उसने दक्ष जावेरी को देखा, तो उसकी आंखें शत्रुता से भरी हुई थीं। दक्ष जावेरी भी लगभग उन्हीं की उम्र के हैं और उनकी साधना का स्तर भी उन्हीं जैसा है। लेकिन उन्होंने सुना है कि दक्ष जावेरी और रिया मुर्मू बचपन के दोस्त हैं। ये निश्चित रूप से प्यार में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। वे दोनों जल्दी से पास आ गए। अंत में वे सभी राघव मेहरा और रिया मुर्मू के सामने हार गए। राघव मेहरा ने उन दोनों की ओर देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने पूछा, आप दोनों हाल फिलहाल में कैसे हैं? ये कहने के बाद जेन लेनशियू ने और भी अधिक कड़ी भौहें सिकोड़ लीं। अप्रत्याशित रूप से राघव मेहरा और दक्ष जावेरी भी एक दूसरे को जानते थे। हालांकि इससे पहले कि वह अधिक देर तक भौहें चढ़ा पाता, उसका पूरा चेहरा अचानक एक इमोटिकॉन में बदल गया। क्योंकि अगले ही पल दक्ष जावेरी और अर्जुन शर्मा अचानक झुक गए, अपने हाथों की तुलना में अपने सिर को नीचे कर लिया
और राघव मेहरा को वरिष्ठ कहा। इसके अलावा उनका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था, मानो वे राघव मेहरा को कोई महान देवता मानते हों। ये दृश्य देखकर आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। छोटी आंखों वाले लोगों को सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। चेरी होंठ वाली छोटी महिलाओं को अब इस तरह से बदल दिया गया है कि उनमें एक अंडा भी समा सकता है। यह क्या चल रहा है? इस समय जेन जियाओ और जेन लेंग शियू भी गतिहीन होकर मिट्टी की मूर्तियों में बदल गए। दृश्य को शून्य भाव से देखते हुए सिर्फ रिया मुर्मू ही राघव मेहरा को ऐसा कहती थीं। वे ये भी सोच सकते थे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि रिया मुर्मू को गोलियां बनाने का शौक था और राघव मेहरा कीमियागिरी में माहिर थे, इसलिए उन्होंने राघव मेहरा को सीनियर कहा था। लेकिन क्या हो रहा है? दक्ष जावेरी और अर्जुन शर्मा दोनों ऐसे कैसे हैं? इसके अलावा उन्होंने पाया इन दोनों लोगों के चेहरों पर श्रद्धा और भी प्रबल थी। अगर यहाँ कोई न होता तो उन्हें शक होता कि ये दोनों लोग राघव मेहरा के आगे घुटने टेक देंगे। इससे वे प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि रिया मुर्मू और अन्य लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे। जेन जियाओ और अन्य लोगों के पीछे उनके पीछे चलने वाली मधुमक्खियों और तितलियों का समूह अब उनके जैसा ही हो गया। इस दृश्य को समझना बहुत कठिन है। ये कैसे संभव है? इस बच्चे की साधना उनमें से अधिकांश की तुलना में कमजोर है। रिया मुर्मू और अन्य दो लोग इस आदमी को आसानी से जमीन पर गिराकर रगड़ सकते थे, तो फिर उन्होंने उसे वरिष्ठ क्यों कहा? भले ही राघव मेहरा की कीमियागिरी की कुशलता बहुत अच्छी हो, लेकिन वह अधिक से अधिक 5वीं कक्षा का कीमियागर ही हो सकता है। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन तीनों को कीमियागिरी पसंद है? उनका मानना है कि यह संभव नहीं है। इसके अलावा उन्हें शुरू से ही लगा कि रिया मुर्मू द्वारा राघव मेहरा को उनकी रसायन विद्या की क्षमता के आधार पर वरिष्ठ कहना कुछ गलत था। अब तो यह और भी गलत है, लेकिन चाहे उन्होंने कितना भी सोचा, वे इसका कारण नहीं समझ पाए। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि यह यान संप्रदाय द्वारा उन्हें धोखा देने के लिए की गई चाल थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सोचा, उन्होंने तुरंत यह विचार त्याग दिया। लोग इस तरह के मजाक तभी करते हैं जब खाने के बाद उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। जहां तक दूर से पीछे आ रहे शिष्यों के समूह की बात है, वे अब जेन शियाओ और अन्य लोगों के समान ही दिख रहे थे और कुछ तो थोड़े बदतर भी थे। वे अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों की स्थिति के बारे में अधिक जागरूक हैं। अगर वे तीनों अपने संप्रदाय के नेता देवेंद्र मुर्मू से मिलते भी तो ऐसा व्यवहार नहीं करते। उस सम्मानपूर्ण नज़र को देखो, ऐसा लगता है जैसे वह किसी अमर से मिल गया हो। राघव मेहरा ने उन दोनों की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पहले से ही एक दूसरे से बहुत परिचित हैं। जब अर्जुन शर्मा और दूसरे व्यक्ति ने राघव मेहरा की बात सुनी, तो वे दोनों मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराए और जूनियरों की तरह अपना सिर खुजलाया। लोगों का एक समूह अपने सिर खुजाते हुए देख रहा था, मानो वे कोहरे के बादल में बैठे हों। बहुत उलझन में हूँ। राघव मेहरा और दक्ष जावेरी के बीच कुछ देर बातचीत के बाद बात करने के लिए और कुछ नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने उनसे पूछना शुरू किया कि क्या वे एक साथ कीमिया कक्ष में जाना चाहते हैं। जब दक्ष जावेरी और अन्य लोगों ने सुना कि राघव मेहरा अमृत को परिष्कृत करने जा रहे हैं, तो उनकी आंखों में तुरंत एक हरी रोशनी चमक उठी। सीनियर, क्या आप कोई अमृत बनाने की कोशिश कर रहे हैं? उन दोनों ने जल्दी से सिर हिलाया, जैसे चूजे चावल पर चोंच मारते हैं। इसी तरह दो और लोग टीम में शामिल हो गए। वे कीमिया कक्ष से ज्यादा दूर नहीं थे और वे कुछ ही कदमों में वहां पहुंच जाएंगे। कीमिया कक्ष एक गोलाकार टावर इमारत है। यह एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा। इस समय बहुत से लोग कीमिया कक्ष में अंदर बाहर आ जा रहे थे। कीमिया कक्ष में हलचल देखकर राघव मेहरा को लगा कि पिंगान संप्रदाय वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। शिष्य तो बहुत अधिक हैं। जहां तक कीमिया कक्ष में उपस्थित शिष्यों का प्रश्न है, जब उन्होंने राघव मेहरा, रिया मुर्मू और अन्य लोगों को देखा तो वे सभी बहुत सम्मान के साथ आगे आए और अभिवादन करने लगे। और जब उन्होंने रिया मुर्मू और अन्य दो को राघव मेहरा को वरिष्ठ कहते सुना, तो वे भ्रमित हो गए और सच्चाई जानना चाहते थे। उनमें से एक समूह इमारत में घुस गया। राघव मेहरा ने पाया कि अंदर एक बड़ी जगह थी जो काफी विशाल थी। आसपास कुछ कमरे हैं। वे कमरे स्वतंत्र कीमिया कमरे हैं। जहां तक इस खाली स्थान का प्रश्न है, यह एक सार्वजनिक कीमिया कक्ष है।
कीमिया कक्ष कीमिया भट्टियों से भरा हुआ है और शिष्यों को अपनी भट्टियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वे सीधे उनका उपयोग कर सकते हैं। कीमिया कक्ष बहुत बड़ा है और इसमें कई लोग बैठ सकते हैं। बहुत से लोग अंदर आए, लेकिन वहां भीड़ नहीं दिखी। वरिष्ठ, एक क्षण रुकिए, मैं आपको कीमिया कक्ष ढूंढने में मदद करूंगा। रिया मुर्मू ने देखा कि कई कीमिया कक्षों में शिष्य थे, इसलिए उन्होंने किसी भी कीमिया कक्ष में जाने, औषधि शोधन कर रहे किसी शिष्य को रोकने और उसे कमरा छोड़ने के लिए कहने की योजना बनाई। राघव मेहरा का कीमिया कक्ष में जाकर गोलियां बनाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैं इन कीमियागरों के सामने कुछ गोलियां बनाऊं और असफल हो जाऊं, तो वे गलतियों को बेहतर ढंग से बता सकेंगे। इस तरह वह बेहतर सुधार कर सकता है। इसलिए राघव मेहरा ने सीधे कीमिया कक्ष में ही अमृत को परिष्कृत करने का निर्णय लिया और उसे रोकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं अमृत को परिष्कृत कर सकता हूँ। राघव मेहरा की बात सुनकर रिया मुर्मू दंग रह गईं। यहाँ फिर उसने एक संभावना के बारे में सोचा। वरिष्ठ, क्या आप अपने शिष्यों के बारे में सोच रहे हैं और अन्य शिष्यों के रसायन विद्या अभ्यास में बाधा नहीं डालना चाहते हैं? इसके अलावा शायद आप यहाँ रसायन विद्या को परिष्कृत कर रहे हैं और दूसरों को उनके रसायन विद्या अभ्यास में मार्गदर्शन करना चाहते हैं। ये सोचकर वह इसकी प्रतीक्षा करने लगी। उसने रसायन विद्या भी सीखी, लेकिन वह केवल प्रथम श्रेणी की गोलियां ही बना सकती थी। लेकिन उनके द्वारा बनाई गई गोलियां बहुत खराब गुणवत्ता की थीं, लेकिन फिर भी उन्हें कीमिया के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान था। राघव मेहरा ने बिना समय गंवाए जेन लेनशो की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सर, आप चौथी कक्षा के कीमियागर हैं। आपकी कीमियागिरी जरूर अच्छी होगी। मैं बाद में कुछ गोलियां बनाऊंगा। क्या आप मुझे ये देखने में मदद कर सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? राघव मेहरा ने जेन लेनशियू और अन्य लोगों को अपने साथ यहां आने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वे सिर्फ ये पूछना नहीं चाहते थे कि कीमिया में असफल होने के बाद उन्होंने कहाँ गलतियां की। उसी समय उन्होंने एक बात और सोची। हो सकता है कि वह अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसने कुछ विवरणों को ठीक से नहीं किया हो। यदि संभव हो तो वह जेन लेनशियू और अन्य लोगों से कुछ सलाह लेना चाहेंगे। इस तरह जब वह मूल्यांकन के लिए पिल्स एक्ट के पास जाएगा तो वह अधिक आश्वस्त होगा। जेन लेनशो ने अपनी आंखें आधी बंद करके राघव मेहरा की बातें सुनी। उन्हें समझ नहीं आया कि राघव मेहरा क्या कर रहे हैं, लेकिन वह केवल अपना सिर हिला सकता था और अपने सैनिकों के साथ दुश्मन से लड़ सकता था और पानी को मिट्टी से रोक सकता था। जेन लेनशियू को सहमत देखकर राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं। ये भाई एक अच्छा इंसान है। ठीक है, मैं अमृत को परिष्कृत करना शुरू करूंगा। राघव मेहरा ने तेजी से शुरुआत की। उन्होंने अपनी कीमिया भट्टी भी नहीं निकाली, बल्कि सीधे आध्यात्मिक औषधि निकाल ली। उन्होंने अमृत बनाने की कई विधियां याद कर ली हैं। एक बार पढ़ने के बाद उन्होंने पाया कि वे इसे पूरी तरह समझ चुके हैं और अब यह उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अमृत विधि का कार्य किसी विशिष्ट अमृत को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक औषधियों को रिकॉर्ड करना है। साथ ही यह आध्यात्मिक औषधियों के बीच एकीकरण के क्रम को भी रिकॉर्ड करता है और यह भी बताता है कि किन आध्यात्मिक औषधियों के औषधीय गुणों और अशुद्धियों को दूर करने की आवश्यकता है। ये सभी विवरण हैं। राघव मेहरा ने मुट्ठी भर अमृत निकाला। किसी भट्टी के पास जाओ और उसे गर्म करने के लिए आग जलाओ। दक्ष जावेरी और अर्जुन शर्मा भी इस समय राघव मेहरा के कदमों को ध्यान से देख रहे थे। वे कीमिया का भी कुछ ज्ञान रखते हैं, इसलिए वे भी राघव मेहरा से कुछ सीखना चाहते हैं। बाकी लोग भी ऐसे ही थे। वे सभी देखना चाहते थे कि राघव मेहरा की कीमियागिरी कितनी अच्छी है और उनकी नज़रें सामने की ओर टिकी थीं। राघव मेहरा ने भट्टी को गर्म करने के बाद अपना बायां हाथ भट्टी के किनारे पर रखा और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा डाली। इसके बाद उन्होंने जो रसायन विद्या की पुस्तक पढ़ी थी, उससे जो कुछ सीखा था, उसे उन्होंने आत्मसात किया और समझा तथा उसे व्यवहार में लाना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा के इनपुट के बाद उनके दाहिने हाथ ने कीमिया भट्टी में दवा डालना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अगला कदम उठाया, पूरा दर्शक अचानक चुप हो गया। कुछ लोग तो बस वहीं स्तब्ध खड़े रहे। हालांकि राघव मेहरा ने उनके द्वारा सीखे गए कीमिया के चरणों का पालन नहीं किया, बल्कि प्रत्येक आध्यात्मिक औषधि को एक एक करके परिष्कृत करने के लिए कीमिया भट्टी में डाल दिया। अजीब बात है, उसने बस मुट्ठी भर अमृत को कीमिया भट्टी में फेंक दिया। ये दृश्य देखकर सभी के भाव अजीब हो गए।
जेन लेनशियू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने राघव मेहरा को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। क्या आप सचमुच गोलियां बना सकते हैं? अभी अभी जेन लेनशियू ने सोचा कि राघव मेहरा की कीमिया कौशल अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा इतने सारे लोगों को इसे एक साथ देखने के लिए नहीं बुलाया जाता। दरअसल उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। उसने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया और उनके सामने अपना कौशल दिखाया, रसायन विद्या में अपनी शक्तिशाली प्रतिभा दिखाएं। और उस समय उसने अप्रत्याशित रूप से सभी की ईर्ष्या और जलन प्राप्त कर ली। इसने खूब सुर्खियां भी बटोरीं। उनका मानना था कि राघव मेहरा ने ये सब सिर्फ दिखावे के लिए किया, लेकिन पहली नज़र में उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी गोलियां बनाना नहीं जानता। क्या कोई ऐसा है जो इस तरह अमृत बनाता है? बस मुट्ठी भर अमृत कढ़ाई में डाल दो। क्या तुम सच में खाना नहीं बना रहे हो? एक मिश्रण। यहाँ मौजूद हर कोई अमृत बनाने की विधि जानता है। जब मैंने पहली बार राघव मेहरा को आग तापते देखा तो मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था। इस समय राघव मेहरा को रसायन भट्टी में बेतरतीब ढंग से अमृत फेंकते देख उन्हें गहरा सदमा लगा। यदि इसका उपयोग गोलियां बनाने के लिए किया जा सकता है, तो इससे पहले जो कुछ भी उन्होंने सीखा था वह सब बकवास होगा। इस समय रिया मुर्मू और अन्य दो लोग भी थोड़ा परेशान थे, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि वरिष्ठ उन्हें और भी अधिक भयानक कीमिया तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, अन्य लोग एक समय में एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी को धीरे धीरे संघनित करके अमृत को परिष्कृत करते हैं। अब सीनियर कीमिया तकनीक और कौशल का एक मिश्रण प्रदर्शित करने जा रहे हैं। बेशक केवल 3 लोग जो मानते थे कि राघव मेहरा अमृत बना सकते हैं, वे थे। राघव मेहरा ने गोली को भट्टी में फेंकने के बाद भट्टी के अंदर की स्थिति को गौर से देखा। उनके हाथों से निकली आध्यात्मिक ऊर्जा कीमिया भट्टी के अंदर की स्थिति को नियंत्रित करती है। उसने पहले कभी गोलियों का शोधन नहीं किया था, लेकिन उसे सैद्धांतिक ज्ञान बहुत गहरा था। उसे गोलियों के शोधन का यह तरीका थोड़ा अजीब लगा। हालांकि उन्होंने पाया कि यह कीमिया तकनीक काम करती है, और यह अधिक तेज और सुविधाजनक है। यह अमृत की औषधीय शक्ति की हानि को भी कम कर सकता है। हालांकि इससे व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता और निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पादन की दक्षता का परीक्षण होगा। अब जबकि अमृत भट्टी में प्रवेश कर चुका था, राघव मेहरा को पता चला कि अब उस पर उसका काफी अच्छा नियंत्रण है। सभी अमृत कीमिया भट्टी में निलंबित हैं। उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया, आध्यात्मिक औषधि को फैलाया और फिर गोलियों को वर्गीकृत किया जिन्हें सम्मिलित और परिष्कृत किया जाना था। अंत में भट्टी के अंदर की गर्मी को नियंत्रित करने और अमृत को परिष्कृत करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करें। अमृत को परिष्कृत करने में उसे केवल थोड़ा समय लगा। दूसरों को उन्हें एक एक करके परिष्कृत करने में बहुत समय लगता, लेकिन उन्होंने ये काम अविश्वसनीय रूप से शीघ्रता से किया। राघव मेहरा ने अपने दाहिने हाथ से आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया तथा जमीन पर रखी कीमिया भट्टी के ढक्कन को हवा के माध्यम से कीमिया भट्टी के पास लाया और ढक्कन को बंद कर दिया। आसपास के लोग यह दृश्य देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। यह आदमी पहले से ही एक भट्टी का निर्माण कर रहा है। अरे, क्या तुम कीमिया कक्ष को उड़ाने जा रहे हो? आपने हमें यहाँ सिर्फ हमारे पैसे लूटने और हमें मार डालने के लिए बुलाया है। लोगों का एक समूह पीछे हटने लगा। आमतौर पर इस स्थिति में भट्टी फट जाएगी, और यह बहुत जोर से फटा। जेन जियो और जेन लेनशियू दोनों ने उपहास किया। अभी अभी उन्होंने सोचा कि राघव मेहरा की कीमियागिरी बहुत शक्तिशाली हो सकती है। अब ऐसा लगता है कि वे निश्चिंत हो गए हैं कि वे इस बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। इतना ही, ये बकवास है, असफलता की प्रतीक्षा करें। उसी समय संप्रदाय के ऊपर कई लोग संरचना से गुजरे और संप्रदाय में प्रवेश किया। ये देवेंद्र मुर्मू और उनके साथी थे। अभी अभी वे अच्छे भूभाग वाले कुछ पहाड़ों की तलाश में निकले थे। ये सही है, वे एक और शाखा बनाने की योजना बना रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि संप्रदाय में बहुत अधिक शिष्य हैं और उनका संप्रदाय इतने लोगों को समायोजित नहीं कर सकता। और देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों के पीछे पीछे चले गए। वहां 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी थे जिनकी आभा अत्यंत भयावह थी। ये 2 लोग आकाश मल्होत्रा और विक्रम सिंह हैं। वे दोनों कुछ समय से धरती पर नहीं आए हैं और आखिरी बार वे माफी मांगने के लिए नीचे आए थे।
आकाश मल्होत्रा अब देवेंद्र मुर्मू के प्रति बहुत विनम्र हैं और पिछली बार देवेंद्र मुर्मू को नाराज करने के लिए खेद भी महसूस करते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि देवेंद्र मुर्मू के उस सीनियर से बहुत अच्छे संबंध हैं। विक्रम सिंह ने देवेंद्र मुर्मू के साथ न तो विनम्रता दिखाए और न ही रूखा व्यवहार। वे दोनों भाई जैसे हो गए थे, हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे। भाई गोंग, अभी पर्वत श्रृंखला बहुत अच्छी है, मैं इसे बदलने में आपकी मदद करूंगा और फिर झूशियान स्तर की संरचना बनाऊंगा और यह एकदम सही होगी, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। देवेंद्र मुर्मू मुस्कुराए और सिर हिलाया। वह उस अद्भुत दृश्य का पूर्वानुमान लगा सकता था जो शीघ्र ही घटित होने वाला था। ये नवस्थापित संप्रदाय निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली होगा। दो भाई, चलो कुछ पीते हैं, देवेंद्र मुर्मू ने मुस्कुराते हुए कहा। आकाश मल्होत्रा और विक्रम सिंह की इतनी जल्दी परिलोक लौटने की कोई योजना नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर हिला दिया। रोहन मुर्मू और निखिल जावेरी का शराब पीने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा वे ये भी जानते थे कि वे एक ही पीढ़ी के नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त है। यहाँ कीमिया कक्ष है। राघव मेहरा ने कुछ देर के लिए कीमिया भट्टी को ढक दिया और उसे खोलने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। ये दृश्य देखकर आसपास के लोग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उपहास करने लगे। आपको कीमिया भट्टी खोले हुए कितना समय हो गया है? उन्हें यकीन था कि राघव मेहरा सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ एकत्रित लोगों में रिया मुर्मू और अन्य दो को छोड़कर किसी को भी विश्वास नहीं था कि राघव मेहरा अमृत को परिष्कृत करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन उनके चेहरों पर उपहास और हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले ही पल अचानक एक खुशबू उनके मन में खतरे की घंटी की तरह गूंज उठी। क्यों? क्या इसकी गंध अमृत जैसी है? बिल्कुल नहीं। अमृत सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था। एक क्षण में ही मैदान अचानक उबलने और अशांत हो गया। जब रिया मुर्मू और अन्य दो लोगों ने खुशबू को सूंघा तो वे थोड़ा अभिभूत हो गए। उन्होंने सोचा कि राघव मेहरा ने भट्टी इसलिए नहीं खोली क्योंकि वह अमृत को परिष्कृत करने में सफल हो गया था। इसके बजाय इसमें अन्य अमृत मिलाने की आवश्यकता है। या फिर अंदर जाकर देखिए, क्योंकि अभी कुछ ही समय बीता था। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए अमृत पूरा कर पाना असंभव है। जब तक उन्हें इसकी गंध नहीं मिली तब तक उन्हें होश नहीं आया। अमृत की सुगंध का आना ये दर्शाता है कि अमृत को परिष्कृत किया गया है। राघव मेहरा ने अपना हाथ उठाया और नाखून जितनी बड़ी दो गोल गोलियां बाहर आ गईं। लेकिन उसकी नज़र में भट्टी के नीचे एक मंद रोशनी चमक उठी। अंततः गोली उसके हाथ में आ गई। जैसे ही ये दो गोलियां बाहर आईं, शोरगुल से भरा वातावरण अचानक शांत हो गया। इस समय वहां पूर्ण शांति थी। कुछ क्षण की शांति के बाद अचानक वातावरण पुनः शोरगुल से भर गया। दो गोलियां, ये कैसे संभव है? दो गोलियों को कैसे परिष्कृत किया जा सकता है? उन्हें लगा कि उनका दिमाग पर्याप्त नहीं है और वे सदमे में थे। उसने न सिर्फ लापरवाही से मुट्ठी भर अमृत डाला, बल्कि भट्टी को भी ढक दिया। थोड़ी देर बाद उसने भट्टी खोल दी। बस 10 सांसें लगीं। हालांकि कुछ ही समय में ये व्यक्ति अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम हो गया। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि उसने वास्तव में दो गोलियों को परिष्कृत किया था। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि एक अमृत से दो गोलियां बनाई जा सकती हैं। ये तो महज एक कल्पना है। यदि वे राघव मेहरा के हर कदम पर बारीकी से नज़र नहीं रख रहे होते तो उन्हें शक हो जाता कि राघव मेहरा ने गोली को परिष्कृत करने से पहले चुपके से उसे भट्टी में डाल दिया है। राघव मेहरा भी थोड़ा चकित होकर दोनों गोलियों की ओर देखने लगा। ये दो गोलियां क्यों हैं? वह दोनों गोलियों की गुणवत्ता की जांच करने लगा। मुझे पता चला कि यह कोई उच्च कोटि का अमृत नहीं था, लेकिन यह एक बेहतरीन अमृत है। व्यापक रूप से प्रसारित अमृतों की गुणवत्ता के 3 स्तर हैं। इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, उच्च, मध्य और निम्न। लेकिन वास्तव में इन 3 ग्रेडों के अलावा एक और ग्रेड भी है। नहीं रुको, लेकिन इस तरह का अमृत सिर्फ चाहने से नहीं बनता, इसके लिए भाग्य की भी आवश्यकता होती है। अब उन्होंने न केवल 2 गोलियों को परिष्कृत किया है, बल्कि दोनों ही उच्च कोटि की गोलियां हैं। शांतिपुर। धूप सेंक रही माया शर्मा को अजीब सा महसूस हुआ और उन्होंने अपनी सारी ताकत वापस खींच ली। इस बेवकूफ़ की कीमियागिरी की क्षमता बहुत जल्दी जाग गई। शुक्र है मैंने कुछ कदम उठाए।
अरे, सिर्फ पहली श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि का इस्तेमाल करके इसने अमृत को परिष्कृत कर दिया। ये वाकई बेमिसाल है। लगता है अब से मैं व्यस्त रहूंगा, जितनी जल्दी हो सके। मैं राघव मेहरा ने अपनी गोलियों को देखा और उन्हें यह एहसास होने लगा कि वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने न केवल पहली बार 2 गोलियों को परिष्कृत किया, उन्होंने एक साथ 2 उच्च श्रेणी की गोलियों का भी शोधन किया। क्या इससे मुख्य भूमि के प्रतिभाशाली किमियागर इतने क्रोधित नहीं हो जाएंगे कि वे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए ईंटों का उपयोग करेंगे? राघव मेहरा के चेहरे पर मुस्कान थी और वह बहुत खुश दिख रहे थे। इस समय वह अपने परिणाम देखने के लिए यहाँ के प्रतिभाशाली लोगों को भी अमृत दिखाना चाहता था। पहले तो वह चाहता था कि वे उसे सिखाएं, लेकिन अब वह बस थोड़ा सा दिखावा करना चाहता था। लेकिन राघव मेहरा को अमृत दिखाने का मौका नहीं मिला था। इसी समय भीड़ में अचानक 2 व्यक्ति प्रकट हुए। ये 2 लोग हैं रोहन मुर्मू और निखिल जावेरी। जैसे ही वे दोनों अपने अपने काम पर जाने वाले थे, उन्होंने अपने शिष्यों से सुना कि रिया मुर्मू एक युवक को कीमिया कक्ष में ले जा रही हैं, और रिया मुर्मू ने उस व्यक्ति को वरिष्ठ कहा। जब उन्होंने वरिष्ठ शब्द सुना तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि राघव मेहरा आ गए हैं और वे तुरंत यहाँ आ गए। जब उन्होंने राघव मेहरा को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। क्या सीनियर है? उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि यहाँ कितने लोग हैं या क्या हो रहा है। जब उन्होंने राघव मेहरा को देखा तो उन्होंने झुककर सम्मानपूर्वक कहा, नमस्कार सीनियर। दोनों के प्रकट होने के बाद थोड़ा शोरगुल वाला वातावरण काफी शांत हो गया। सभी लोग निखिल जावेरी और दूसरे व्यक्ति को घूर रहे थे। वे उन दोनों को भी जानते थे। अतीत में ये दोनों मुख्य भूमि पर पूरी तरह से अनजान लोग और देहाती लोग थे। हालांकि हियान संप्रदाय के उदय के बाद उन दोनों के नाम मुख्य भूमि पर कई लोगों के कानों तक पहुंचने लगे। इसलिए यद्यपि यहाँ सभी युवा लोग उच्च स्तर के थे, फिर भी जब उन्होंने उन दोनों को देखा तो वे थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। और वे ये भी जानते थे कि रोहन मुर्मू रिया मुर्मू के पिता थे। इसलिए जब उन्होंने उन दोनों को देखा तो वे सलामी देने के लिए तैयार हो गए। मैं ये भी सोच रहा था कि शायद रोहन मुर्मू की नज़र गलती से मुझ पर पड़ जाए और वह दामाद बनने का दावेदार बन जाए। हालांकि सलामी देने से पहले ही अगले ही पल वे रोहन मुर्मू और दूसरे व्यक्ति की हरकतें देखकर और उनके द्वारा चिल्लाए गए शब्दों को सुनकर दंग रह गए। इन 2 लोगों की आवाज़ों के कारण मैदान में एक बार फिर इतनी शांति छा गई कि अगर एक बाल भी गिरता तो उसकी गूंज सुनाई देती। उन्होंने रोहन मुर्मू और निखिल जावेरी को बेवकूफ़ी भरी नज़रों से देखा, मानो उन्हें कहीं से धक्का दिया गया हो। क्या हो रहा है? हर कोई दंग रह गया, विशेष रूप से जेन जियो और जेन लेंग शियू। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि क्या उन्होंने गलत देखा था। इस बार जो लोग आए थे वे थे रोहन मुर्मू और निखिल जावेरी। क्या चल रहा है? अगर रिया मुर्मू और बाकी 3 लोग भी ऐसे ही होते तो अच्छा होता, लेकिन ये दोनों लोग पहले से ही संप्रदाय के प्रमुख स्तर पर हैं। उन्होंने ये भी पाया कि इस समय रोहन मुर्मू और अन्य लोगों की मुद्राएं सलामी देते समय अर्जुन शर्मा और अन्य लोगों की मुद्राओं के समान ही थीं। सिर को हाथों से नीचे झुकाया जाता है, जो अत्यधिक सम्मान दर्शाता है। ये तो बस एक अमर का सामना करने की मुद्रा है। जब राघव मेहरा ने उन 2 लोगों को देखा तो वह उन्हें गोलियां दिखाना चाहता था, लेकिन अब उसने उन्हें दूर रख दिया। रोहन मुर्मू और बाकी लोगों के सामने एक दृश्य कीड़ा था। शायद उन्हें लगा होगा कि वह बहुत ताकतवर है। अब अगर उसने 2 बेहतरीन औषधीय गोलियां भी खा लीं तो भी वह काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। दोनों लोगों के अभिवादन का जवाब देते हुए राघव मेहरा भी मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, हमारी आखिरी मुलाकात हुए काफ़ी समय हो गया है। असल में जब आप खाली हों तो मेरे घर आकर खाना खा सकते हैं। जब रोहन मुर्मू ने राघव मेहरा को ये कहते सुना कि उन्होंने काफ़ी समय से एक दूसरे को नहीं देखा है तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने सोचा, सीनियर वास्तव में उनके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये शब्द सुनने के बाद उनकी आंखों में डर की एक झलक उभर आई। सीनियर, अगर आप और खाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी नींव ही ढह जाएगी। वे दोनों रिया मुर्मू जैसे युवाओं जितने प्रतिभाशाली नहीं थे। अब सफलता बहुत तेज है और उन्हें पहले से ही लग रहा है कि उनकी नींव बेहद अस्थिर है। अगर वे इसमें सेंध लगा भी दें तो उन्हें इसे कुछ समय के लिए दबाना होगा, अन्यथा भविष्य में आपकी मनस्थिति अत्यंत सती हो जाएगी। तो उन दोनों ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ, हमारे लिए मेहमान बनना ठीक है, लेकिन खाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
दोनों की बातें सुनने के बाद राघव मेहरा को और भी संदेह हुआ कि उन्हें अब खाना पसंद नहीं आ रहा है। क्या तुमने बहुत ज्यादा खा लिया? उनके आसपास के लोगों में जैन जियाओ और उसकी बहन, अन्य साम्राज्यों के राजकुमार और हियान संप्रदाय के अनुयायी शामिल थे। यद्यपि वे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन इस समय उनके भाव बिल्कुल एक जैसे थे। वे हैरान दिखे, क्योंकि उन्होंने पाया कि रोहन मुर्मू और दूसरा व्यक्ति अपने बुजुर्गों का सामना कर रहे युवा पीढ़ी के लग रहे थे। हियान संप्रदाय के शिष्यों को सबसे अच्छी तरह पता था कि अब दोनों कैसे दिखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जब वे रोहन मुर्मू और दूसरे से मिले थे। ठीक वैसा, जब वे इस तरह से व्यवहार करते हैं तो वे अपने दिल में यही सोचते हैं कि वे दूसरे पक्ष को एक ऐसा अस्तित्व मानते हैं जिसे पार नहीं किया जा सकता। तो क्या अब वे यही सोच रहे हैं? यह आदमी अपराजय है। राघव मेहरा ने उन दोनों को ऐसे ही देखा और कुछ नहीं कहा। जब वह उन दोनों से पूछने ही वाले थे कि देवेंद्र मुर्मू कहाँ हैं, अगले ही क्षण अंतरिक्ष में हलचल मच गई और 4 लोग एक साथ उसके सामने खुले स्थान में प्रकट हो गए। इन 4 लोगों में 2 वृद्ध और 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष हैं। ये 2 बुजुर्ग थे, देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी। अन्य 2 आकाश मल्होत्रा और विक्रम सिंह हैं। देवेंद्र मुर्मू ने अभी अभी एक ग्लास वाइन पी थी, लेकिन वाइन पीने के तुरंत बाद उन्हें पता चला कि रोहन मुर्मू उन्हें एक संदेश भेज रहे हैं। आवाज प्रसारण की खबर सुनकर उसके मुंह से शराब निकल गई। वरिष्ठ वास्तव में संप्रदाय में आया, इसलिए वे चारों जल्दी से यहाँ आ गए। जब चारों लोग प्रकट हुए तो उनके आसपास खड़े युवाओं की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी नज़रें उन चारों पर टिकी थीं, इसलिए वे रोहन मुर्मू और अन्य लोगों द्वारा राघव मेहरा को वरिष्ठ कहे जाने के सदमे से उबर गए। इन 4 लोगों में से वे केवल देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी को जानते थे। वे दोनों पिंगान संप्रदाय के नेता और महान बुजुर्ग हैं। यद्यपि दोनों का साधना आधार बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन स्थिति के संदर्भ में वे अब मुख्य भूमि पर आरव जैसे शीर्ष मजबूत पुरुषों के साथ अच्छे संबंध रख सकते हैं। अत्यंत भयानक, यहाँ तक कि यदि उनके साम्राज्य का सम्राट भी उनके सामने आ जाता तो उसे अभिवादन करना पड़ता। लेकिन उन्होंने केवल देवेंद्र मुर्मू और दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और फिर उनकी नज़रें हट गईं, क्योंकि उन्होंने पाया कि देवेंद्र मुर्मू और दूसरे व्यक्ति के बगल में 2 ऐसे लोग खड़े थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और जिनकी आभा अत्यंत भयावह थी। उन्होंने पहले कभी इस तरह की ऊर्जा नहीं देखी थी। हालांकि वे जानते थे कि इस आभा के लिए किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अमर। मुख्य भूमि पर लोग कह रहे हैं कि पिंगान संप्रदाय के पीछे कोई अमर शक्ति है। यही कारण है कि हियान संप्रदाय इतना भयानक है। अब जब उन्होंने इन 2 लोगों की आभा महसूस की तो वे पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि ये दोनों लोग अमर थे। इस समय उन्हें हियान संप्रदाय के बारे में अधिक सहज और भयावह समझ थी। पिंगान संप्रदाय पहले से ही महाद्वीप पर नंबर 1 शक्ति है। देखो, संप्रदाय का नेता वास्तव में अमर के साथ चल रहा है। कौन सी अन्य ताकतें इसका मुकाबला कर सकती हैं? लेकिन इससे पहले कि वे हियान संप्रदाय की शक्ति से उबर पाते, एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे ही वे चारों प्रकट हुए, उन्होंने हाथ झुकाकर अभिवादन किया, सिर और हाथ झुकाकर चिल्लाए, नमस्कार वरिष्ठ। 4 लोगों में सबसे आगे वाला व्यक्ति राघव मेहरा था। इस समय चारों लोगों के चेहरों पर प्रशंसा का भाव एक अजेय तीर की तरह था जो सब कुछ भेद सकता था। एक तीखी ध्वनि के साथ उसने वहां उपस्थित कई लोगों के दिलों को छेद दिया। कुछ लोग इतने कमजोर थे कि उनके पैर कमजोर हो गए और वे जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देखकर रिया मुर्मू और अन्य लोगों के अलावा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं मतिभ्रम कर रहा हूँ। जब जेन जियाओ और जेन लेनशो को होश आया तो उन्होंने अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछीं। उन्हें यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या उनकी आंखों में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे इसे कैसे पोंछते हैं। मेरी आंखों के सामने का दृश्य अपरिवर्तित रहा। इस समय उन्हें यह संदेह होने लगा कि क्या उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। इस समय हियान संप्रदाय के शिष्यों की अभिव्यक्तियां और भी जटिल थीं। उनकी नज़र में रिया मुर्मू और अन्य लोग पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे। रोहन मुर्मू और निखिल जावेरी तो और भी डरावने हैं। जहां तक देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी का सवाल है, जो उनकी नज़र में भगवान के समान थे, वे जब भी उनसे मिलते थे उनकी प्रशंसा करते थे।
लेकिन अब वे सभी इस व्यक्ति के सामने आदरपूर्वक झुके जो केवल 20 वर्ष का लग रहा था और जिसकी साधना नवजात आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर थी, और उसे वरिष्ठ कहा। बेशक यहाँ के कुछ शिष्यों की मुलाकात आकाश मल्होत्रा और विक्रम सिंह से एक बार हुई थी, जब संप्रदाय शिष्यों की भर्ती कर रहा था। वे अच्छी तरह जानते थे कि ये दोनों अमर प्राणी कितने शक्तिशाली थे, लेकिन वे ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह अमर व्यक्ति वास्तव में 20 वर्ष की आयु के इस व्यक्ति को वरिष्ठ कह रहा था। इससे उनका विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त हो गया, क्योंकि उनकी नज़र में राघव मेहरा वाकई में मजबूत नहीं है। इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि वे राघव मेहरा को जमीन पर गिराकर उसे रगड़ सकते हैं। राघव मेहरा ने चारों लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवेंद्र मुर्मू मुस्कुराए और कुछ भी विनम्रता से नहीं कहा। इस दौरान राघव मेहरा की नज़र आकाश मल्होत्रा और विक्रम सिंह पर भी पड़ी। वह उन दोनों से पहले भी मिल चुका था। पिछली बार देवेंद्र मुर्मू उन्हें अपने घर ले गया था। वे दोनों उस समय माफ़ी मांगने आए थे क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे उनके संप्रदाय के नामांकन पर असर पड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलतियों की भरपाई कर ली और उनका रवैया काफ़ी ईमानदार था। और अब उन्हें देवेंद्र मुर्मू के साथ देखकर राघव मेहरा को लगा कि ये दोनों लोग देवेंद्र मुर्मू से परिचित हो गए हैं। अगले ही पल देवेंद्र मुर्मू बोले, वरिष्ठ, इन दोनों भाइयों और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने तो हमारे लिए एक और शाखा खोलने का भी वादा किया है। ये सुनकर राघव मेहरा दंग रह गया। भाई, राघव मेहरा ने आकाश मल्होत्रा और दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। आकाश मल्होत्रा और अन्य लोग स्पष्ट रूप से देवेंद्र मुर्मू से युवा दिखते हैं। बेशक वह देवेंद्र मुर्मू और आकाश मल्होत्रा का साधना स्तर नहीं बता सका। सोचने पर उसने सोचा कि शायद आकाश मल्होत्रा और बाकियों का साधना स्तर ज्यादा होगा, इसलिए वे कम उम्र के दिखते हैं। और इसका जवाब भी उन्हें देवेंद्र मुर्मू के अगले वाक्य से मिल गया। मैं वास्तव में उन्हें एक और शाखा बनाने में मदद करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये दोनों लोग काफ़ी मजबूत हैं। राघव मेहरा को पता था कि उनकी दृष्टि में खामियां हैं, इसलिए उन्होंने दूसरों को धमकाना जारी रखा और कहा, वास्तव में मुझे आपकी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने का रवैया काफ़ी पसंद है। राघव मेहरा की बात सुनकर दोनों ने सिर खुजाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद, सीनियर। राघव मेहरा मुस्कुराए और सिर हिलाया, और ये दृश्य एक बार फिर लोगों के एक समूह की नज़र में आ गया। उन पर फिर से बिजली गिरी। अरे बाप रे, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ? ये बच्चा नवजात आत्मा के केवल 5वें स्तर पर है। ऐसा क्यों संभव है? वास्तव में विक्रम सिंह और अन्य लोगों ने पहले ही राघव मेहरा के साधना स्तर को देख लिया था, लेकिन उन्होंने अपने दिल में सोचा कि यह 5वें स्तर का नवजात आत्मा साधना स्तर निश्चित रूप से नकली था। इस बार वरिष्ठ ने दाओ सिद्धांतों का उच्चारण नहीं किया, संभवतः इसलिए कि वह इन कनिष्ठों को डराने से बचना चाहता था। आखिर युवा पीढ़ी ने ऐसा भयावह दृश्य कैसे देखा होगा? देवेंद्र मुर्मू को समझ नहीं आ रहा था कि राघव मेहरा यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने इधर उधर देखा और फिर ये देखकर कि राघव मेहरा कीमिया भट्टी के पास खड़े हैं, उन्होंने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप हमारे संप्रदाय की युवा पीढ़ी को गोलियां बनाना सिखाने आए हैं? ये सुनकर राघव मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उनकी बातों पर अमल करते हुए बोले, ये सही है। ये शब्द कहे जाने के बाद आसपास का वातावरण पुनः शांत हो गया। इस समय रिया मुर्मू बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, वरिष्ठ, अभी अभी आपकी कीमियागिरी की कला अद्भुत थी। आखिर आपने 2 गोलियों को कैसे परिष्कृत कर लिया? राघव मेहरा ने रिया मुर्मू की तरफ देखा। इस समय रिया मुर्मू के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे और आंखों में सितारे चमक रहे थे। एक पूरी छोटी प्रशंसक लड़की। राघव मेहरा को भी यह जादुई लगा कि वह एक ही समय में 2 गोलियां परिष्कृत कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक संभावना के बारे में भी सोचा। तुम्हें अभी मेरी कीमिया विधि देखनी चाहिए थी। मैंने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को एक ही बार में कीमिया भट्टी में डाल दिया, जिससे मुझे उन्हें एक एक करके परिष्कृत करने में लगने वाला समय बच गया और इस तरह औषधीय शक्ति का नुकसान भी कम से कम हुआ। यही 2 गोलियों को परिष्कृत करने की कुंजी है। हालांकि इससे आध्यात्मिक ऊर्जा और ऊष्मा को नियंत्रित करने की क्षमता का परीक्षण होता है। रिया मुर्मू ने जो सुना उसमें से कुछ तो समझ गईं, लेकिन अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थीं। लेकिन इससे उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक नहीं रुकी। मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ,
सीनियर बहुत बढ़िया है और बहुत सुंदर। दक्ष जावेरी और अर्जुन शर्मा के लिए भी यही बात लागू होती है। अभी जब उन्होंने राघव मेहरा को अमृत बनाते देखा तो उन्हें यह अद्भुत लगा। उन्होंने कीमिया की उस विधि के बारे में न तो कभी सुना था और न ही कभी देखा था। जहां तक आसपास मौजूद युवाओं की बात है तो राघव मेहरा की बात सुनकर उन सभी की लार टपक पड़ी। ये सचमुच बहुत बढ़िया लगता है। हालांकि उन्हें इसकी परवाह नहीं है, उन्हें इसकी अधिक परवाह है। राघव मेहरा कौन है? ये बड़े लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जब आकाश मल्होत्रा और विक्रम सिंह ने राघव मेहरा की बात सुनी तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह सीनियर सचमुच बहुत भयानक है। क्या यह अमर दुनिया के नंबर 1 अमर कीमियागर की अनोखी कीमिया पद्धति नहीं है? अमर दुनिया के सभी कीमियागर इस कीमिया पद्धति के विशिष्ट सिद्धांतों को जानते हैं, लेकिन कोई भी एक गोली से 2 गोलियां नहीं बना सकता। भले ही वह अमृत न हो, बल्कि प्रथम श्रेणी का अमृत ही क्यों न हो, वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए उस गति को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है जिस पर आध्यात्मिक ऊर्जा और गर्मी का उपयोग अमृत को चरम तक परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। अन्यथा कुछ औषधीय शक्ति नष्ट हो जाएगी और आप 2 गोलियां भी परिष्कृत नहीं कर पाएंगे। इस समय उन दोनों के मन में राघव मेहरा के लिए गहरा सम्मान था। न केवल इस अस्तित्व की शक्ति भयानक है, बल्कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसकी कीमिया कौशल भी इतनी भयानक हो सकती है। जब देवेंद्र मुर्मू को राघव मेहरा के आसपास के शिष्यों के बारे में पता चला जो गोलियां परिष्कृत कर रहे थे, तो उन्होंने भी चारों ओर देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि यह वरिष्ठ व्यक्ति जो आपको सिखा रहा है वह कौन है? देवेंद्र मुर्मू ने सोचा कि चूंकि राघव मेहरा अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए आए हैं, इसलिए राघव मेहरा को अपनी पहचान उजागर होने से कोई आपत्ति नहीं होगी। देवेंद्र मुर्मू की बात सुनकर जेन जियाओ, जेन लेनशियू और अन्य लोगों ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उन्हें लगा कि जब तक वे अपना सिर हिलाते रहेंगे, देवेंद्र मुर्मू उन्हें वह उत्तर बता देंगे जो वे जानना चाहते थे। निश्चित रूप से उनके सिर हिलाने के कुछ ही देर बाद देवेंद्र मुर्मू मुस्कुराए और बोले, आपको इस वरिष्ठ को पूर्वज कहना चाहिए। हमारा पिंगान संप्रदाय इस मुकाम तक विकसित हो पाया है तो इसका कारण केवल पूर्वजों का योगदान है। बोलते समय देवेंद्र मुर्मू के चेहरे पर गर्व का भाव दिखाई दिया। जब लोगों के समूह ने ये सुना तो उन पर फिर से बिजली गिर पड़ी। इस बार की गड़गड़ाहट पिछली बार से 10 गुना अधिक भयानक है। ये प्रत्यक्षतः स्वर्ग को नष्ट करने वाली दिव्य गड़गड़ाहट थी। वहां मौजूद युवा लोग विस्फोट से स्तब्ध रह गए। पुराने पूर्वज। राघव मेहरा ने देवेंद्र मुर्मू की बात मानकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी अपने संप्रदाय में पहली बार आया हूँ। जब भी समय मिलेगा मैं यहाँ बार बार आऊँगा। हाँ, अगर हो सके तो मैं आपको भी कुछ सिखा सकता हूँ। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू की आंखें चमक उठीं। देवेंद्र मुर्मू बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने जल्दी से शिष्यों के समूह की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, आप लोग पूर्वज को धन्यवाद क्यों नहीं देते? देवेंद्र मुर्मू की बातें सुनकर शिष्यों का एक समूह अभी भी सदमे में था। क्या पूर्वज उनके संप्रदाय के समर्थक नहीं हैं? और उनका समर्थक उनके सामने खड़ा ये बच्चा है? क्या यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पीछे जो व्यक्ति है वह महाशक्तिशाली है? लेकिन ये बच्चा नवजात आत्मा के केवल 5वें स्तर पर है। यद्यपि शिष्यों के समूह ने अभी भी पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी थी, फिर भी उन्होंने जल्दी से राघव मेहरा से चिल्लाकर कहा, धन्यवाद पूर्वज। यहाँ पिंगान संप्रदाय के बहुत से शिष्य मौजूद थे। उनके एक साथ चिल्लाने पर चारों दिशाओं में एक कुडल देवद की ध्वनि गूंज उठी। राघव मेहरा मुस्कुराए और सिर हिलाया। लोगों के एक समूह ने राघव मेहरा को इस तरह देखा और महसूस किया कि उनकी सांसें रुक गई हैं। यह अविश्वसनीय है। देवेंद्र मुर्मू ने भी शिष्यों के चेहरों पर उलझन देखी। हमारे पूर्वज के बिना हमारा संप्रदाय स्थापित नहीं होता। अब से चाहे आप पूर्वज से बाहर मिलें या संप्रदाय में, विनम्र रहना याद रखें, समझे? देवेंद्र मुर्मू ने गंभीरता से चेतावनी दी। ये सुनकर शिष्य शर्मा गए। वे अभी भी यह नहीं समझ पाए हैं कि राघव मेहरा पूर्वज क्यों हैं। उसकी खेती इतनी कमजोर है। देवेंद्र मुर्मू के बोलने के बाद उन्होंने पूछा, वरिष्ठ महोदय, क्या आपका काम यहीं समाप्त हो गया है? क्या हम संप्रदाय गुरु के हॉल में चलें? ये सुनकर राघव मेहरा यह नहीं भूला कि वह यहाँ कीमियागिरी का अभ्यास करने आया है। अब जबकि उन्होंने प्रथम श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर लिया था,
उन्हें लगा कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उनकी द्वितीय श्रेणी या उससे उच्चतर गोलियां सफल होंगी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने प्रयास जारी रखा। तो उसने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अमृत 2 बार और बनाऊंगा। ऐसा कहने के बाद राघव मेहरा सीधे कीमिया भट्टी में वापस चले गए और अमृत को 2 बार और परिष्कृत करने के लिए तैयार हो गए। वह असफलता से नहीं डरता। यदि यह असफल हो जाए तो वह यही कहेंगे कि यह गलत उदाहरण है। इसलिए जब वह कीमिया भट्टी के सामने पहुंचा तो राघव मेहरा ने रिया मुर्मू, दक्ष जवेरी और अन्य 2 की ओर देखा और कहा, तुम तीनों पास आओ। मैं अमृत को फिर से परिष्कृत करूंगा और देखूंगा कि क्या तुम कुछ सीख सकते हो। ये सुनकर रिया मुर्मू और अन्य 2 लोग खुशी खुशी आगे बढ़ गए। इस समय वे बहुत खुश थे। वरिष्ठ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनके प्रदर्शन को महत्व देते हैं। जब देवेंद्र मुर्मू ने देखा कि रिया मुर्मू और अन्य 2 को राघव मेहरा इतना महत्व दे रहे हैं तो उनके चेहरे पर राहत की झलक देखी। आकाश मल्होत्रा और विक्रम सिंह दोनों ने देवेंद्र मुर्मू को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। यह उन लोगों का मामला है जो पानी के सबसे करीब हैं, उन्हें सबसे पहले चंद्रमा मिलेगा। वरिष्ठ मुरोंग परिवार के बारे में बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। राघव मेहरा ने पिछले चरण जारी रखे। आग जलाएं और स्टोव को गर्म करें। फिर उसने मुट्ठी भर अमृत निकाला और उसे कीमिया भट्टी में फेंक दिया। जेन जियाओ और जेन लेनशियू ने ये दृश्य देखा और उनके होंठ फड़क उठे। परिचित चाल ढाल, परिचित स्वाद। लेकिन जो बात उन्हें अपने जीवन पर संदेह कराती है वह ये है कि क्या इससे सचमुच गोलियां बनाई जा सकती हैं। रिया मुर्मू और अन्य 2 अब स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि भट्टी के अंदर क्या हो रहा था। आध्यात्मिक औषधि को कीमिया भट्टी में प्रवेश करते देखने के बाद उसे आध्यात्मिक ऊर्जा की एक धारा द्वारा समर्थन मिला और फिर वह फैलने लगी। तुरंत ही इसे अत्यंत तीव्र गति से परिष्कृत किया जाने लगा और यह औषधीय शक्ति में बदल गया। राघव मेहरा ने महसूस किया कि यह अभी भी बहुत सरल है और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ये देखकर कि अमृत परिष्कृत हो चुका है, उसने भट्टी को ढकना शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर आसपास के युवा अवाक रह गए। इस वक्त देवेंद्र मुर्मू और शौर्य झवेरी पूरी तरह स्तब्ध रह गए। सीनियर, क्या ये बहुत तेज नहीं है? क्या अब आप कीमिया भट्टी को ढकने जा रहे हैं? विक्रम सिंह और दूसरा व्यक्ति जिन्होंने दुनिया देखी थी, राघव मेहरा की तेज गतिविधियों पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। राघव मेहरा ने थोड़ी देर के लिए कीमिया भट्टी का ढक्कन बंद कर दिया और जब उन्हें लगा कि अमृत तैयार है तो उन्होंने अपना हाथ फिर से लहराया और ढक्कन जमीन पर गिर गया। इस समय विक्रम सिंह और आकाश मल्होत्रा, जो कीमिया भट्टी को गौर से देख रहे थे, अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया, लेकिन अगले ही पल उनके हैरान चेहरे अचानक बदल गए। पूरा व्यक्ति वहीं जम गया। यह विक्रम सिंह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जल्दी से आकाश मल्होत्रा की ओर देखने लगे और आवाज में बोले, क्या तुम्हें अभी ऐसा महसूस हुआ? वह अमृत की आभा थी। आकाश मल्होत्रा ने इस समय विक्रम सिंह को बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन एक पल में ही अमृत की आभा गायब हो गई और दूसरे दर्जे के सर्वोच्च अमृत में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तब उन सभी ने एक ही समय में एक संभावना के बारे में सोचा। वास्तव में सीनियर ने अमृत को परिष्कृत करने के लिए वास्तव में द्वितीय श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि का उपयोग किया था, लेकिन युवा पीढ़ी को डराने से बचने के लिए उन्होंने सीधे जादुई तरीकों का इस्तेमाल करके अमृत को दूसरे दर्जे के अमृत में बदल दिया। हालांकि यह विचार थोड़ा बेतुका लगता है, लेकिन उन्हें लगता है कि राघव मेहरा पर लागू होने पर यह बहुत उचित है, क्योंकि उन दोनों ने अभी अभी अमृत की आभा को महसूस किया था। इससे पता चलता है कि वे गलत नहीं थे। राघव मेहरा ने निश्चित रूप से क्षय को जादुई रूप से अमृत में बदलने के लिए दूसरी श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि का इस्तेमाल किया था, और इसके बाद जो घटित होता है वह और भी अधिक भयावह है। इस वरिष्ठ ने वास्तव में एक अन्य जादुई क्षमता का उपयोग किया और अमृत को सीधे दूसरे दर्जे के अमृत में बदल दिया, और यह सब इसलिए है क्योंकि वे शिष्यों को डराने से डरते हैं। ये वास्तव में एक वरिष्ठ व्यक्ति है जो अपनी सारी ऊर्जा युवा पीढ़ी को समर्पित करता है। राघव मेहरा ने अमृत को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद उसे बाहर निकाल लिया। रिया मुर्मू और अन्य दो ने अमृत की गुणवत्ता को नज़दीक से देखा और वे पुनः चौंक गए। द्वितीय श्रेणी का सर्वोच्च श्रेणी का अमृत। राघव मेहरा रुके नहीं और तीसरे दर्जे के अमृत को परिष्कृत करना जारी रखा।
इस बार भी वही स्थिति थी जो पिछली 2 बार थी। दोनों बार सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था और वे सभी शीर्ष स्तर के अमृत थे। इस बार इसे फिर से ध्यान से महसूस करने के बाद विक्रम सिंह और अन्य लोग इसके बारे में आश्वस्त हो गए। मैं गलत नहीं था। इसने एक वरिष्ठ के रूप में राघव मेहरा के भयानक और महान आचरण की भी पुष्टि की। उसके चेहरे पर एक बार फिर से गहरी प्रशंसा के भाव दिखाई दिए। जहां तक राघव मेहरा का प्रश्न है, जब उन्हें इस बात की पुष्टि हो गई कि वे वास्तव में अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं, तो उनके मुंह के कोने सिकुड़ गए। इस दृष्टिकोण से कार्य पूरा करना पहले से ही बहुत सरल है। राघव मेहरा ने अभ्यास जारी नहीं रखा। उसने रिया मुर्मू और बाकी 2 लोगों की तरफ देखा और कहा, तुमने इसे 2 बार देखा है, वापस जाओ और इसे पचाओ। ये सुनकर रिया मुर्मू और अन्य 2 लोग कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। सीनियर, ये बहुत जल्दी हो गया। हमें कुछ समझ भी आता उससे पहले ही ये खत्म हो गया। राघव मेहरा ने इस समय देवेंद्र मुर्मू की ओर देखा और कहा, चलो मुझे संप्रदाय घुमा लाओ। अपना सारा काम निपटाने के बाद राघव मेहरा के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए यह उनके लिए बाहर जाकर कुछ मौज मस्ती करने का अच्छा समय था। देवेंद्र मुर्मू ने सिर हिलाया और राघव मेहरा को ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस समय राघव मेहरा ने भी इधर उधर देखा, विशेषकर जेन जियाओ और जेन लेंग शियू को देखकर। वह उन्हें किसी मकसद से यहाँ लाया था, हालांकि उसे उनकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वे साथ आ गए। राघव मेहरा ने अपनी अंगूठी से अंगूर के 2 गुच्छे निकाले और कहा, मैं कोई उपहार नहीं लाया हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप इन्हें बांट सकते हैं। राघव मेहरा ने सोचा कि जो फल देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों को पसंद हैं, वे जेन जियाओ और अन्य लोगों को भी पसंद आएंगे, इसलिए वह जेन जियाओ और अन्य लोगों के पास गए और उन्हें अंगूर के 2 गुच्छे दिए। इतना कहने के बाद राघव मेहरा ने देवेंद्र मुर्मू से यिकोन को संप्रदाय के चारों ओर घुमाने के लिए कहा। देवेंद्र मुर्मू ने राघव मेहरा द्वारा दिए गए अंगूर के 2 गुच्छों को देखा और बहुत भावुक हो गए। सीनियर बहुत उदार है, बस मुझे सीधे अमृत दे दो। लेकिन उसे कोई दुख नहीं हुआ। राघव मेहरा ने जो कुछ दिया उसके पीछे कोई कारण अवश्य होगा। विक्रम सिंह और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा और उनके मन में भी देवेंद्र मुर्मू जैसा ही विचार आया। मुझे सीनियर राघव मेहरा की शैली भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक इसी तरह राघव मेहरा ने रिया मुर्मू और अन्य लोगों का पीछा किया और मौके पर ही गायब हो गया। वहां केवल युवा लोगों का एक समूह बचा था, लेकिन वे तो बस शून्य भाव से देख रहे थे। पूरा मैदान शांत था, कोई आवाज नहीं थी। अब सबकी निगाहें जेन जियाओ और दूसरे आदमी पर टिकी थीं। यही बात रिया मुर्मू और अन्य 2 के लिए भी लागू होती है। लेकिन जल्द ही उन्होंने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। वे ज्ञानी हैं और इस अमृत का सेवन कई बार कर चुके हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि राघव मेहरा ने इन लोगों को अमृत दिया, लेकिन अपने संप्रदाय के अनुयायियों को नहीं, तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि राघव मेहरा का कोई गहरा अर्थ होगा, और इस क्षण जेन जियाओ और उसका दोस्त अपने हाथों में अंगूर के 2 गुच्छे पकड़े हुए थे। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग राघव मेहरा को वरिष्ठ क्यों कहते हैं। वे अपने हाथों में रखे अंगूरों को मूर्खता से देखने लगे। उसके हाथ जोर जोर से कांप रहे थे। आखिर यह व्यक्ति कौन है? ये निश्चित रूप से एक जादुई दवा है। हालांकि राघव मेहरा ने वास्तव में उन्हें अमृत दे दिया था। यह ऐसा है जैसे कोई वयस्क लापरवाही से किसी बच्चे पर कैंडी का एक टुकड़ा फेंक रहा हो। थोड़ी देर बाद लोगों के एक समूह ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी नज़रें अंगूर के 2 गुच्छों पर टिकी थीं। उनकी आंखें जल रही थीं। निगलने में कठिनाई हो रही है। जहां तक हियान संप्रदाय के अनुयायियों का प्रश्न है, वे उनसे केवल ईर्ष्या ही कर सकते थे, क्योंकि ये अंगूर राघव मेहरा द्वारा जेन जियाओ और जेन लेनशियू को दिए गए थे। इस समय जेन लेनशियू भाई बहनों के हाथ अभी भी कांप रहे थे। इस समय उन्हें अंततः राघव मेहरा की स्थिति समझ में आ गई। ये व्यक्ति निश्चित रूप से उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। ये सचमुच कुछ शक्तिशाली बात हो सकती है। संभवतः ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने हजारों वर्षों तक अभ्यास किया है और उनकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा है, जिसके कारण उन्होंने शाश्वत युवावस्था प्राप्त की है। और उसने अपनी साधना का स्तर भी छुपाया। भाई जेन, अंगूर का ये गुच्छा हमें हमारे वरिष्ठों ने दिया है, तो चलो इसे बांट लें। ये सही है, चलो इसे विभाजित करें।
उनके पीछे आए प्रशंसकों के अन्य झुंड ने इस समय जेन लेनशियू और अन्य लोगों की तुलना में तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्हें चेतावनी देने के लिए आगे बढ़े। उन्हें अंगूरों को जल्दी से विभाजित करना था, जबकि रिया मुर्मू और अन्य दो अभी भी यहाँ थे और जेन लेंगस्यू और उनकी बहन वानर देव के लिए अमृत नहीं रख सकते थे। अगर रिया मुर्मू और अन्य लोग चले गए होते तो ये दोनों भाई बहन शायद सब कुछ अपने लिए ले लेते। आखिरकार वे वास्तव में जेन लेनशियू और अन्य लोगों के साथ तुलना नहीं कर सकते क्योंकि उनकी स्थिति बहुत अलग है। जेन जियाओ ने रिया मुर्मू और अन्य दो की ओर देखा और वह भी इसे अपने पास रखना चाहता था। यह एक जादुई दवा है। यदि मैं पूरा गुच्छा खा लूं तो क्या मैं कई स्तरों को पार नहीं कर पाऊंगा? लेकिन उनके पास इसे उन लोगों के साथ साझा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उनके पीछे आए। जल्द ही अंगूर इतने विभाजित हो गए कि अंगूर के तने भी गायब हो गए। अंगूर बांटते समय सभी लोग एक ही बात सोच रहे थे। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे राघव मेहरा का चित्र बनाना चाहिए और वापस आने पर अपने परिवार को इसके बारे में बताना चाहिए। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वे यहाँ आएंगे तो वे वास्तव में पिंगएन संप्रदाय के पीछे के बड़े बॉस को देखेंगे। और यह बॉस अभी भी बहुत युवा है। अमर ने तो सीधे और सम्मानपूर्वक उन्हें वरिष्ठ भी कहा। जेन लेनशो और जेन जियो का भी यही विचार था। तथापि जब उन्होंने ये सोचना समाप्त किया, अगले ही पल अचानक अजीब चीजें घटित हुईं। वे ये जानकर भयभीत हो गए कि किसी कारणवश, चाहे उन्होंने कितना भी याद करने की कोशिश की हो, वे कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे कि राघव मेहरा कैसा दिखता था। इस खोज ने उन्हें पुनः आश्चर्यचकित कर दिया। क्या हो रहा है? इस ग्रुप में सबका हाल ऐसा ही था। थोड़ी पूछताछ के बाद सब चुप हो गए। उन्होंने अवश्य ही कुछ गलत किया होगा और यह व्यक्ति राघव मेहरा ही होगा। मुझे याद नहीं आ रहा कि वह प्राणी कैसा दिखता था, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं उसे दोबारा देखूंगा तो पहचान लूंगा। ये सचमुच भयानक है। ये दूसरे लोगों की याददाश्त को भी नियंत्रित कर सकता है। लोगों के एक समूह ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और इस क्षण वे अपने पिछले अनुमान के बारे में और अधिक निश्चित हो गए। राघव मेहरा ने निश्चित रूप से अपने साधना स्तर को छुपाया। यद्यपि वह केवल 20 वर्ष का दिखता है, परंतु वास्तव में वह एक बुरा राक्षस है। जब रिया मुर्मू और अन्य दो लोगों ने सुना कि ये लोग क्या कह रहे हैं तो वे अपना सिर हिलाने और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सके। उन्हें आज भी याद है कि राघव मेहरा कैसा दिखता था। लगता है सीनियर ने सचमुच अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन कर दिया है। तस्क अपनी मर्जी से दूसरे लोगों की याददाश्त पर असर डालना, ये किस स्तर तक पहुंच गया है? रिया मुर्मू के चेहरे पर प्रशंसा की भावना दोगुनी हो गई। एक बार फिर एक छोटी सी प्रशंसक लड़की की तरह राघव मेहरा और देवेंद्र मुर्मू ने एक साथ पिंगान संप्रदाय का भ्रमण किया। अंततः हम पहाड़ की चोटी पर स्थित मुख्य हॉल में पहुंचे। कई लोग एक साथ बैठे और चाय पी। विक्रम सिंह और अन्य लोग अब भी सम्मानपूर्वक देख रहे थे, मानो राघव मेहरा उनके पूर्वज हों। विक्रम सिंह अपने मामलों को नहीं भूले।